भाग 11। कमली के बाबू। नींद में तहसीलदार साहब की नाक बहुत बोलती है, खुर्र खुर्र। कमला की माँ पलंग के पास खड़ी है, उसके चेहरे पर भय की काली रेखा छाई हुई है। कमली के बाबू, उएं क्या है? माँ धीरे से पलंग पर बैठ जाती है। तहसीलदार साहब और भी अचकचा जाते हैं। क्या है? कुछ नहीं, माँ फिसफिसा कर कहती है। कमला ने तो आंचल में दाग लगा लिया। आंचल में? तहसीलदार साहब को लगा कि कमला के कपड़े में आग लग गई है, कमला जल रही है। हाँ, 4 महीना। तहसीलदार साहब और माँ दोनों एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? समझो। कैसे पता चला? मुझे तो पिछले महीने में ही थोड़ा संदेह हुआ था। आज पूछने लगी तो चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगी। डॉक्टर ने तो खूब इलाज किया, अब मुंह पर कालिख जो लगी है, इसको कौन छुड़ावेगा? तहसीलदार साहब का मुंह सूख जाता है। आंखों के आगे भयावह दृश्य एक एक कर आते जाते हैं। उसके मुंह में कालिख पुती हुई है और सभी लोग ताली बजाकर हंस रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं पहले ही कहती थी, इतना हेलमेल अच्छा नहीं। आग और फूस एक साथ कब तक रहें? और तुम्हारी दुलारी, वह तो मानो जादू कर दिया है। डॉक्टर ने अभी भी कह रही है, डॉक्टर ने कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? तहसीलदार साहब तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। साफ साफ कहाँ कहती है कुछ? कहती है कि डॉक्टर ने तो कहा है, जो होगा मंगल होगा। मंगल? मंगल? पाजी सुअर, नमक हराम कुत्ते का बच्चा साला, अब गले में रस्सी का फंदा लगाकर मरे। कमला की माँ, क्या करोगी? लेकिन मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। माँ रो पड़ती है। कमली का कोई कसूर नहीं, डॉक्टर ने फुसलाकर उसका सत्यानाश किया है। कमली भी अपने बिछावन पर जगी हुई है। आज उसे बार बार डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर का हंसना, बोलना, रूठना, झगड़ना, मीठी मीठी बातें करना और बाहों में जकड़कर उसकी आंखें भर भर आती है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है, जो होगा मंगलमय होगा। यदि डॉक्टर को दामुल हौज हो जाए तब? माँ रोती क्यों थी? महाभारत में कुंती, देवयानी, अहल्या, द्रौपदी, कौन ऐसी है जिसको डॉक्टर ने कहा है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता? डॉक्टर ने क्या कहा है? तहसीलदार साहब सुबह सुबह चाय पीते समय पूछते हैं। पूछो कमला से साफ साफ, डॉक्टर ने क्या कहा है? कहती है, डॉक्टर कहता था, हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। माँ धीरे धीरे इधर उधर देखकर कहती है, सो तो समझा। तहसीलदार साहब का चेहरा फिर बुझ सा जाता है। लेकिन सवाल है कि वह जो जेल में है, अब क्या सज़ा होती है, सो कौन जाने। फिर मर्द की बात का क्या ठिकाना? कमला के आस उसकी कोई चिट्ठी पतरी है। तहसीलदार साहब कानूनची आदमी हैं। कागज पर आपके हाथ का क भी लिखा रहे तो उससे वह सारी दस्तावेज ऐसी बना दें कि पटना का इस्पात भी नहीं पहचान पाते कि असली है या जाली। चिट्ठी पत्री यदि होगी भी तो वह देगी नहीं। वह कह रही थी कि हमको गोदाम घर में बंद रखो, लोग तो जानते ही हैं कि कमला बीमार है, तब तक डॉक्टर आ जाएगा। लड़की की बातें सुनकर कलेजा थिर नहीं रहता है। कहती थी, माँ अपराध के लिए आखिर कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, हमको घर में ही जेहल दे दो। इस तहसीलदार साहब का भी दिल कसक उठता है। कमला की माँ, मेरी बेटी अब मेरे सामने नहीं आवेगी। क्यों? एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? उफ! कमला के चेहरे पर दिनों दिन तेज आता जा रहा है, मुखमंडल चमक रहा है, लेकिन आज उसकी निगाहें नीची हैं। चुपचाप आकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जाती है। दीदी इधर आओ। दीदी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा। बाबूजी मेरी सूरत मत देखिए, मुझे गोदाम घर में बंद कर दीजिए। कमली रो पड़ती है, फपक फपक।
और कोई उपाय भी तो नहीं। कमला कहती है, लगता है कि यह डॉक्टर नहीं जीन है। एक बार गौरी मौसी ने जिन पीर की कहानी सुनाई थी। डर तो नहीं लगता? नहीं माँ, डॉक्टर अब मेरे पास हमेशा रहता है, मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए मैं एकांत में अंधेरे में रहना चाहती हूँ। माँ, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, यह सचमुच जीन है। सुनते हैं कि जिस जिस पर प्रसन्न हो उसको तुरंत कुछ से कुछ बना देता है। रुपया पैसा जगह जमीन तुरंत ढेर लगा देता है। और जीन जब लेने लगे तो धान के बखार में चूहे लग जाएंगे, तंबाकू पर पत्थर गिर पड़ेगा, किसी बड़े लेसन केस में फंसना होगा। तहसीलदार साहब हिसाब करके देखते हैं, डॉक्टर जब से उसके परिवार में घुला मिला है, रोज अलाए बलाए की आमदनी होती ही रहती है। जिस बात से सारे गांव का नुकसान हुआ उसमें भी नफ़ा ही रहा। तहसीलदार को मुकदमे में मूल्य फंस गए और इतना बड़ा सेशन केस दूसरों के सिर पर ही खेप लिया। अपने घर से तो एक पैसा गया ही नहीं, उधर से 5,000 के करीब फ़ायदा ही हुआ। खिलावन कृपाल सिंह वगैरह को ज़मीन मिली सो मुफ्त में ही। कमला ठीक कहती है, डॉक्टर जीन है। कमली ने एक सप्ताह बहुत मज़े में काट दिया। कुछ किताबें पढ़ने को मांगी है। 20 वृक्ष, इंदिरा राज सिंह, आनंद मठ, देवदास, श्रीकांत, रंगभूमि गोदान और हरिमोहन बाबू की कन्यादान। बस अभी इतना ही। डॉक्टर साहब की अलमारी में ही हैं किताबें। हाँ हाँ, निकलवाइए, प्यारू से कहिएगा। गोदाम घर के ऊपर वाली खिड़कियों से चांद झांकता है। शरद की चांदनी, चांद बादलों में छिप जाता है। माँ दुर्गा के आने की सूचना मिल गई है। इस बार देवी किस चीज़ पर चढ़कर आवेगी? बाबा से लिखकर पूछना होगा, जरूर हाथी पर आई होगी। जिस बार हाथी पर आती है माँ, भाग 12। जय दुर्गा माता की जय। चंपापुर के कुमार साहब ने इस बार फिर बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया है। कुश्ती, शिकार, संगीत और साहित्य सबका एक सम्मिलित पीठ स्थल रही है चंपापुर की ढेवड़ी। बूढ़े राजा के समय की बात जाने दीजिए, अभी भी कुछ कम नहीं। विश्व कवि रविंद्र ने जिस ड्योढ़ी की साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आवृत्ति की है, जहाँ की संगीत मंडली में पूरे एक सप्ताह तक फयाज खां की अमर स्वर लहरा चुकी है। बूढ़े राजा ने शिकार पर कई किताबें लिखी है। पंजाबी पहलवान मुश्ताक का चेला चाँद आया है, इस बार जमेगा। कालीचरण बनमंखी के पास एक गांव में है। दूर के रिश्तेदार बहुत चालाक आदमी है, उसका नाम बदल दिया है रुस्तम खां। लोगों से कहता है रुस्तम खां तंबाकू का दलाल है, पुरवा है। कल चांद अखाड़े में जांघिया लगाकर उतरा, मगर सुनते हैं कि कोई जोड़ा ही नहीं मिला। कालीचरण ऐठ जाता है, वह जाएगा जरूर जरूर। चंपापुर मेले का दंगल है बाबू, देखने वालों पर कभी कभी ऐसा जोश सवार होता है कि आसपास के लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। सिपाही जी लोग छड़ी नहीं चमकाते रहें तो हर साल 1-2 आदमी दबकर मर जाएं। आज भी चांद चंगिया लगाकर घूम रहा है। कालीचरण भीड़ में से देखता है। बलिहारी दोस्त, शरीर को खूब बनाया है, बलिहारी है दोस्त। आज भी चांद का जोड़ा नहीं मिला। जय जय दुर्गा माई की जय। जोड़ा नहीं मिला, जय। भेपों भेपों भैं भैं पोपों, चटाक धा गिरधा। आज साले हाफ कमीज और पजामा फाड़कर सत्योचित्ती करते हुए कालीचरण मैदान में उतर पड़ता है। ए पागल है, मारो मारो नहीं, जो जांघिया है अंदर में। अरे वाह, यह तो
असल जोड़ा है। कौन है अखाड़े में उतर का ढंग ही कुछ ऐसा है कि सबकी आंखें चमक उठती हैं, सभी की निगाहें आपस में से मिलती हैं। हाँ, यही है चाँद की जोड़ी। मंडल जी नाम पूछकर जल्दी से कुश्ती शुरू करवाने का हुक्म दे रहे हैं। सरकार, सभी बाजे अचानक थम गए हैं। क्या हुआ, कुश्ती होगी या नहीं? पहलवान मुश्ताक अली हाथ जोड़कर क्या कह रहा है? बड़े कुमार साहब से क्या नाम कहा? रुस्तम अली जोगबनी का मोरंगिया है। नहीं, देसिया ही है। वाह, अलबत्त जोड़ा है। चटाक चटधा गिड़धा। अरे वाह, अरे उस्ताद, ले बच गया। अरे यह तो बिजली है, बिजली, चाँद नाच रहा है। यह पंजाबी पैतरा है। रुस्तम चुपचाप मुस्कुरा रहा है। मंगला उस्ताद, आज की बाजी यदि हार गए तो समझेंगी कि मंगला को छूना पाप हुआ, यदि जीत गए तो यही परोच्छा है मेरी। चाँद को क्या ऐब लगा दिया है उसके गुरु ने? इतना पागल होकर टूटता क्यों है काली? रुस्तम मुस्कुराकर एक छोटी दुल्की लेता है। चाँद ने अचानक ही फिर हमला किया। आजा भैया, यह रुस्तम खां भी तो कमाल है। कोई जादू जानता है क्या? हाँ, चाँद को मालूम हो क्या होगा? नहीं जी, कहाँ पंजाबी और कहाँ देसिया। कहीं दरोगा साहब तो देख नहीं रहे हैं क्या? ठिकाना खेल दिखाने का समय नहीं, जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अरे लाला राजा, हाँ, हो जय। पीछे वाले उचक कर देखते हैं। पास के पेड़ को एक डाली टूट गई। क्या हुआ साहब? कौन? 1.5 गज के छोटे से चक्कर में रुस्तम घूमा और चाँद को आसमान दिखा दिया। कहाँ गया रुस्तम, कहाँ गया? बड़े कुमार साहब भाव विह्वल होकर पुकार रहे हैं। शक्ति का पुजारी खोज रहा है रुस्तम, भीड़ को हटाइए। रुस्तम कहाँ गया? लगता है जौहरी को कीमती पत्थर हाथ लग गया है। नहीं, हाथ में आते आते खो गया। कहाँ गया? रुस्तम लापता हो गया। बहुतों ने कहा चलित्तर कर्मकार ही नाम बदलकर अखाड़े में उतरा था। चलित्तर को सुनते हैं लाल घूंजा हनुमान जी झंडा का महात्म मिला है, वह कहीं हार नहीं सकता है। मेला में लाल फारम बाट हुआ है, लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले चलित्तर कर्मकार के ऊपर से वारंट हटाओ। कालीचरण बनमंखी के रिश्तेदार के यहाँ से फारबिसगंज की ओर चला जाता है। सेक्रेटरी साहब उससे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन वह मिलेगा। सुनते हैं सेक्रेटरी साहब ने कहा है कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दिया मेंबर हैं। मिलकर वह सारी बातें समझावेगा। उस रात वह पार्टी ऑफिस में था। धर्मपुरी जी से भी भेंट नहीं हुई, बम्बे गए हैं। कालीचरण अपनी पूरी सफाई देकर ही हाजिर होगा। अरे तुम काली, मंगला डरते डरते संभल गई। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? अंदर आ जाओ, कोई डर नहीं, अकेली हूँ। कालीचरण मंगला से मिलने आया है। अचानक कालीचरण को एक पुराने रेलवे क्वार्टर के अंदर वाले कमरे में बिठाकर मंगला लोटा गिलास लेकर पानी के कल पर चली जाती है। कालीचरण देखता है चरखा है, धुनकी भी है। खाट पर कंबल के ऊपर सफ़ेद खादी की चादर है, उसकी औरों में खुमारी है। रात भर बैलगाड़ी पर जमा ही रह गया है। रेल पर भी ऊपर वाली तख्ती पर लेटा आया है। लोटा गिलास चकमक करता है, ठंडा पानी नींबू का थरथन। मंगला गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। मैं तो दफाली मियाँ ही कहूँगी। रुस्तम अली तो जोगबनी मिल का बूढ़ा सरदार है। कालीचरण हाथ में गिलास लेकर मंगला की ओर टकटकी लगाकर देखता है। मंगला कितनी दुबली हो गई है, रंग भी जरा चरका हो गया है। खबरदार हैंड संप। खट 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 खट।
दरोगा साहब पिस्तौल ताने खड़े हैं। 8-10 सिपाही बंदूक की नली को इस तरह ताने हुए हैं मानो फायर कर देंगे। दरोगा साहब पानी पी लेने दीजिए। मंगला को थाना पुलिस का क्या डर। आप तुम कौन हो इसकी? तुम क्या करती हो? तुमको भी गिरफ्तार किया जाता है। दरोगा साहब इनको पानी पी लेने दीजिए। मंगला अपना सर्टिफिकेट देखने के लिए देती है। ओ, आप चरखा सेंटर की महिला हैं? दरोगा साहब मंगला से सर्टिफिकेट को देखकर वापस लेते हैं। हाँ, मेरी गंज में काम करती थी, जान पहचान थी, एक साथ काम किया था, इसलिए। नोच लो इस साले की दाढ़ी, तेरी माँ को काट रहे हैं। मंगला झट से दरवाज़ा बंद कर देती है। ऊपर से बंदूक की कुंदे जड़ रहे हैं। काली के कंधे पर यह शरबत का डकार लेता हुआ पुलिस लॉरी पर जा बैठता है। कार्तिक महीने के कागजी नींबू में कितना सुगंध होता है। सर से झरझर खूब गिर रहा है, लेकिन उसका सारा शरीर संतुष्ट है, शून्य है। दरोगा साहब उसके मुंह में हंटर डालते हुए कहते हैं, साला मर जाएगा मगर नहीं कबूलेगा। सोमा साला भी ठीक ऐसा ही है। अरे चलित्र कर्मकार तेरी माँ का भतार है ना? कालीचरण के हाथों की हथकड़ी एक बार भनक उठी। घायल पुट्टों में एक नया दर्द उभर आया। आंखों में खून उतर आया, लेकिन नहीं, उसकी पार्टी बदनाम हो रही है। वह सब कुछ सहेगा। जेल भेज दो साले को। वासुदेया और सुनरा तो दो ही थप्पड़ में बगबग उगलने लगा। उन दोनों को क्या है, सरकारी गवाह हो गए हैं, रिहा हो जाएंगे दोनों। मरेगा यहीं दोनों, डकैती, विद मर्डर। नींबू का शरबत डकार अभी भी आ रहा है। कालीचरण को मंगला मुझे माफ करना। भाग 13। बालदेव जी राम किशुन आश्रम बहुत दिनों बाद आए हैं। एकदम बदल गया है आश्रम, लोग भी बदल गए हैं, थोड़ा चाल चलन भी बिगड़ गया है आश्रम का। अब तो लोग मछली और अंडा भी चौका ही में बैठकर खाते हैं। अमीन बाबू सेक्रेटरी हुए हैं, कहते हैं मछली मांस आश्रम में न तो बनाया धोया जाता है और न चूल्हे पर पकता ही है। लोग शहर से पका पकाया ले आते हैं, खाते हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? हरज क्या है? बालदेव जी हक्का बक्का होकर अमीन बाबू का मुंह देखते हैं, लेकिन पहले तो आश्रम के हाथा में भी नहीं आता था। वह जो नया रसोई घर बना है वह आश्रम की ज़मीन में नहीं, कुबेर शाह की ज़मीन में है। अब तो आप जगह ज़मीन वाले आदमी हो गए। खाता खलियान नक्शा पर्चा देखना तो ज़रूर सीखे होंगे। जाइए, जाकर कचहरी में नकल निकास करवा कर देख लीजिए, समझे? फारबिसगंज के नौतुरिया नेता छोटन बाबू कहते हैं। बालदेव जी कटमटा कर उसकी ओर देखते हैं। छोटन फारबिसगंज का यह लुच्चा लौंडा हर बात में फुच फुच करता है। अमीन बाबू के साथ दिन रात रहता है न, इसलिए मुँह जोर भी हो गया है। झूठा तो नंबर 1 का। फारबिसगंज का नाम फरेबगंज करेगा यह, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटन बाबू खाता खतियान नक्शा पर्चा देखकर हम क्या करेंगे? रामकिशन बाबू के ज़माने में रामकिशन बाबू का ज़माना रामकिशन बाबू के साथ चला गया। छोटन बाबू का टंडेल वोल्टियर मटरा भी बोलता है, यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मठ नहीं। बालदेव जी की अकील गुम हो रही है। खैनी से सड़े हुए दांतों को निकालकर मटरा हंसता है, फिर मटकी मार कर कहता है, कबीराहा मैं तो सब घन साहब का ही होता है। खेजड़ी बजाना सीखे हैं या नहीं? हा 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 हा। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं।
चंदन पट्टी की। गुदरू कहता है, बालदेव अब अपने गांव में आओगे तो जतियारी भोज में पकड़कर उठा दिए जाओगे। बालदेव मेरीगंज का एकांती मजा छोड़कर गांव क्यों जाएगा, अंधों में काना बनकर मौज कर रहा है। हा 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 हा। बालदेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यदि दीरिक शर्मा नहीं आ जाते तो वह फूट कर रो पड़ता। शर्मा ने आते ही कहा, क्या है बालदेव जी को तुम लोग क्यों चिढ़ाते हो। चिढ़ाते कहाँ हैं, हम लोग सत्संग करते हैं, छोटन बाबू हंसकर बोले। शर्मा ने पास की खाली कुर्सी पर बालदेव जी को बैठाते हुए कहा, बालदेव जी यहाँ बैठिए, हम जवाब देते हैं। सत्संग की बात कहते हैं छोटन जी। या बालदेव जी दोरिक शर्मा, नेवालाल फगुआ, सदेवा, बौन दास, उजाड़ू, चुन्नी दास, पृथ्वी, जगरन थिया, छेंदी, गंगाराम वगैरह के सत्संग का ही फल है कि आपके जैसे लाल पैदा हुए हैं। अभी चेभर लेट गाड़ी पर लीडरी सीख रहे हैं आप क्या जानिएगा कि 7-7 दिनों तक भूजा फाड़कर 100-100 माइल पैदल चलकर गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया। मोमेंट में आपने अपने स्कूल में पंचम जारज का फोटो तोड़ दिया, हेडमास्टर को ऑफिस में ताला लगाकर कैद कर दिया। बस आज आप लीडर हो गए। यह भेद हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग भी खाली फोटो तोड़ते। गांव के जमींदार से लेकर थाना के चौकीदार, दफादार, चिनके बैरी, कहीं कहीं गांव वाले दल बांधकर हमें हड़काते थे। जैसे मुड़बलिया को लोग सूप और खैरी बजाकर हड़काते हैं। आप नहीं जानिएगा छोटन बाबू, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय आपके बाबूजी दारू की दुकानों की ठेकेदारी करते थे। हम लोग उनकी गाली सुन चुके हैं। क्या बालदेव याद है वहीं कटफट फर फट्टी की बात। गुदर तुरंत रंग बदलना जानता है। वह अभी तो नीमक कानून के समय से ही झोला टांग रहा है। शर्मा जी गिद्धवाद हाट पर चुप चोट्टा कहीं का। शर्मा जी डांटते हैं, जिधर चांद उधर सलाम। बालदेव जी को सभी मिलकर चिढ़ाता था, क्यों रे बालदेव जी जरा साफ कपड़ा पहनने लगे हैं, एरवदा जक्र खरीदे हैं, चेहरा मुहरा पहले से जरा चिकना लगता है, पास में पैसा है, इसलिए तुम लोगों का कलेजा जल रहा है। चलिए बालदेव जी गांगुली जी के यहाँ हम भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं। अभी मीटिंग जो है बालदेव जी कहते हैं। अरे आप भी तो बालदेव जी सब दिन एक ही समान रह गए। मीटिंग में रहकर क्या कीजिएगा, फारबिसगंज वालों का काजिया फैसल होने वाला है। खुश है बाबू एक घोड़ा गाड़ी में भरकर कागज पत्तर, फाइल, रजिस्टर, फीचर, डिब्लूकट और मुकदमों के कागज ले आए हैं। उधर फगुनी सिंह भी 100 आदमी को भेजकर ले आए हैं। आज रात भर खूब घमाघम होगा। चलिए क्या देखिएगा, रांडो बेट खौकी का झगड़ा। बालदेव जी दोरिक शर्मा के साथ चले गए तो गुदर ने आंख टीप कर फिसफिसा के कहा, अरे गांगुली जी के यहाँ जाता है, थोरो जा रहा है पिरपित भंडार में। अभी बालदेव जी का चोट पर चढ़ाएगा, रसगुल्ला फाड़ेगा, झाड़ेगा। छोटन बाबू कहते हैं, अमीन बाबू से कहना होगा मेरीगंज में अब बालदेव से काम नहीं चलेगा। चरखा सेंटर को चौखट कर दिया, घर घर में सोशलिस्ट घर घराने लगे। अभी तो सब डकैती केस में अरेस्ट हैं। उस गांव का डॉक्टर कम्युनिस्ट था, वह भी अरेस्ट है। उसको तो हम ही ने अरेस्ट कराया है। कटहा का नया दरोगा हमारा क्लास फ्रेंड है। लीजिए एक बरम ज्ञानी गए तो दूसरे
कठपिंग लज्जी आ रहे हैं। यह तो आजकल और भी काबिल हो गया है। बामन दास जी आ रहे हैं। आश्रम के बूढ़े कुत्ते बिलेकपी ब्लैक प्रिंस ने बामन दास को दूर से ही पहचान लिया है। अशोक गाछ के नीचे वह इसी तरह लेटा रहता है और हर आने जाने वाले को देखता है। बामन दास को देख के कान खड़ा कर गर्दन उठाकर देखता है। दुम भी हिला रहा है। शशांक जी ने इस कुत्ते का नाम रखा था ब्लैक प्रिंस। सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में जिला के एक मारवाड़ी को ब्लैक प्रिंस लिखा था, अर्थात जो ब्लैक करने में मशहूर हो। चूँकि मारवाड़ी एकदम नौजवान था इसलिए प्रिंस लिखा था। मारवाड़ी ने मुकदमा ठोक दिया था कि लाल पताका के संपादक ने उसे कुत्ता कहा है। बिलेकपी ने ठीक पहचाना है। बामन दास भी अशोक की छाया में बिलेकपी के पास आकर बैठ गए। आहा, प्यार का भूखा बिलेकपी खुशी से उछल कूदकर दौड़कर कभी बामन दास की झोली दांत से पकड़कर खींचता है, कभी लाठी लेकर भागता है। आहा आहा, बिलेकपी रे, बाल झड़ रहे हैं। पहले तो रविवार को निर्जला अनशन करते थे। तुम दूध हलवा भी नहीं सूंघते थे। सुनते हैं आजकल मुर्गी की हड्डी चबाते हो। तुम्हारा क्या कसूर भैया? घाव भी हो गया है। बदमाशी मत करो। झोली में क्या है जो देंगे? जाओ, झोली से कुछ नहीं है। काऊ काऊ क्यों? बिलेकपी धरती पर चित होकर लेटा हुआ काऊ माऊ कर रहा है और बामन दास की झोली को दांत से खींचता है। बामन दास जी धीरे से झोली से एक कागज की पुड़िया निकालते हैं। बिलेकपी और भी जोर जोर से काऊ माऊ करने लगता है। उसकी यही आदत है। बामन दास जब आता है उसके लिए एक आने का मंडा खरीदता आता है। 10 साल में मंडा खा रहा है बिलेकपी। अब एकदम बूढ़ा हो गया। बामन दास एक टुकड़ा मंडा उसे देता है। बिलेकपी चट से खाकर मुंह देखता है। बामन दास का अब क्या होगा? अब क्या लेगा? अंडा? भाग 14। तहसीलदार साहब अपने नए दोम जिले की छत पर बैठकर देखते हैं। धान के खेतों में अब धानी रंग उतर आया है। बालियां झुक गई हैं। 25 दिन कार्तिक के बीत गए हैं। अख्ता धान की अब कटनी शुरू हो जाएगी। चारों ओर तहसीलदार साहब की ज़मीन। पूरब वह जो नाऊ का पेड़ दिखाई पड़ता है, कमला के उस पार वहाँ तक और ऊसर बूढ़े बरगद तक। दक्षिण में संथालों की ज़मीन दखल करने के बाद पिपरा गांव तक तहसीलदार साहब के पेट में चला आया है। घर के पश्चिम ततमा टोला के पास 50 एकड़ ज़मीन की एक ही जमा है। खजाना लगता है सिर्फ 10 रुपया। तहसीलदार साहब के बाप ने भी इस जमा की दखल करने की हरचंद कोशिश की थी, मगर गोटी नहीं बैठी। तहसीलदार साहब ने भी अपनी तहसीलदारी के समय बहुत कलम चलाई, लेकिन तुम कहत तो वह भूमिहार, वह जमीन धर्मपुर के भैरव बाबू की है। तहसीलदार साहब की आँख की किरकिरी वह जमीन। इस 2 मंजिले की छत पर बैठने से ज़मीन की भूख और तेज हो जाती है। लिखा पढ़ी, दलील दस्तावेज, मरम्मत से लेकर अकेले में बैठकर तरह तरह के पैंट भी यही सोचते हैं। वह नीचे उतरते ही उनका चेहरा बदल जाता है। तब पोखर में स्नान करने से लेकर भोजन तक पर बैठने तक वह न जाने कौन शास्त्र का मंत्र बुदबुदाते रहते हैं। ओम मिरिंग शिवाय य ओम मिरिंग। रोज़ खाने के समय तहसीलदार साहब धीरे से पूछते हैं, दीदी कैसी है? आज बहुत
शुम है तुम्हारी बेटी, खुश है तुम्हारी बेटी सच। कमला की माँ, रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। तहसीलदार साहब उस दिन खाने के समय खुश हुए। उस दिन जो भी सामने जला पका मीठा नमकीन रहा सब खा जाते हैं। अभी कहती थी कि इंदिरा को उसका स्वामी मिल गया, बहुत खुश है पगली। तहसीलदार साहब हंसते हैं। रात को अचानक कमला के कमरे में रोने की आवाज़ आई। कमला हिचकियाँ लेकर रो रही थी। माँ को तो जड़ैया बुखार की तरह कपकपी लग गई। तहसीलदार साहब को आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। माँ ने अपने को बहुत संभाल के पूछा, क्या है बेटी, क्या हुआ, बोल कमल, कमली बेटी बोल बेटा। मैना मोरी। माँ, मैं अपने लिए नहीं रोती हूँ, यह देखी ना इंदिरा के लिए। कमला कहते कहते फिर हिचकिचा लेती है। कौन इंदिरा, कौन है वह, कौन इंदिरा? हाँ, तुम क्या जानो माँ, इस किताब की इंदिरा के लिए रो रही हूँ। बेचारी पहले पहल ससुराल जा रही थी, डोली पर चढ़ के मन में कितने मंसूबे बांध कर दुल्हन इंदिरा ससुराल जा रही थी। एक पुराने तालाब के किनारे डोली रुकी। वह पोखर बिजुखंड जैसे एक जंगल के पास ही था। बहुत खूनिया जगह थी, इसीलिए साथ में सिपाही लोग थे। लेकिन इंदिरा को डकैत लोग डोली सहित उठाकर ले गए। दिन दहाड़े डकैती हो गई, लेकिन माँ, उसकी सबसे बड़ी चीज़ बच गई है, उसकी इज्जत। अभी वह उसी बिजुखंड जैसे घोर जंगल में है माँ, बेचारी इंदिरा। कमला बंकिम बाबू की पुस्तक इंदिरा पढ़कर रो रही थी। आज वह खुश है, इंदिरा को उसका स्वामी फिर मिल गया। तहसीलदार साहब कहते हैं, यह पागलपन नहीं कमला की माँ, बेटी मेरी बड़ी समझदार है, मोम का कलेजा है। बाबा विश्वनाथ मंगल करना। कल डॉक्टर से भेंट किए या नहीं, माँ पूछती है। हाँ, रात में तो सुना ही नहीं सका, बड़ा झंझट का काम है। दरख्वास्त दिया तो पूछा कि डॉक्टर आपके कौन हैं? मैं क्या जवाब दूं? कहा कोई नहीं, बस नामंजूर कर दिया दस्तखत। किरानी बाबू बड़े भले आदमी थे। वे बोले कि डॉक्टर साहब नज़रबंद हैं, इसलिए वे सिर्फ माँ बाप, स्त्री और बहन से ही खत किताबत कर सकते या मिल सकते हैं। क्या कानून है, बहन को चिट्ठी दे सकते हैं, बहनोई को नहीं। स्त्री से भेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ससुर रहे तो वह बेचारा अपने जमाई का मुंह भी नहीं देख सकता। तहसीलदार साहब मुंह धोकर बगल की कोठरी में जाते जाते कहते हैं, प्यारू वहीं पुड़िया में ही रहता है, एक होटल में खाता पीता है। जेल के अंदर से ही डॉक्टर ने गणेश का इंतजाम कर दिया है। वर्मो समाज मंदिर में हर महीने दस्तखत करके चेक भेज देता है डॉक्टर। प्यारू और गणेश के नाम से अलग अलग चेक देता है। जो भी कहो, आदमी बहुत अच्छा है, यह डॉक्टर प्यारू कहता था। एक दिन वह दूध के ठेकेदार के साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर फाटक के पास ही डॉक्टर साहब से भेंट हो गई। डॉक्टर साहब जेल ऑफिस में आ रहे थे। प्यारू को देखकर अचकचा गए। डॉक्टर साहब, फिर कहा, क्यों आए? प्यारू ने कुछ जवाब नहीं दिया तो पूछा, मेरीगंज में कब आए हो? कमला कैसी है, ये पूछा। डॉक्टर ने पूछा था, प्यारू ने क्या जवाब दिया? कमला की माँ एक ही सांस में उतावली होकर पूछती है, न जाने क्या बता दिया उसने। नहीं, प्यारू बेवकूफ़ नहीं है, जवाब दिया। अच्छी है, आपका फ़ोटो ले गई है, रोज़ सुबह उठकर देखती है। अच्छा, कहाँ उसने? कितना होशियार है प्यारू। आहा, भगवान भी कैसे हैं, कोई नहीं है बेचारे को। तब डॉक्टर ने क्या कहा? कहता था, हंसते हंसते चले गए। तहसीलदार साहब ने मुंह में पान डाल लिया। अब बात फुरा गई। मारे खुशी के कमला की माँ भरपेट खा भी नहीं सकती है। माँ बेटी साथ ही खाती है रोज। आज कमला बार बार टोकती है, माँ खाओ भी, पुरनिया की कथा पीछे होगी, बलैया मेरी किसी का फोटो देखेगी। आज से माँ बैठकर उपन्यास सुनेगी। कमला फिर शुरू से इंदिरा पढ़कर सुना रही है। कमला कहती है, माँ शकुंतला, सावित्री आदि की कथा पढ़ने में मन लगता है, लेकिन
उपन्यास पढ़ते समय ऐसा लगता है कि यह देवी देवता ऋषि मुनि की कहानी नहीं, जैसे यह हम लोगों के गांव घर की बात हो। आज 2 दिनों में खाने पीने के बाद कमला के गर्भ में पलता हुआ शिशु हाथ पांव फड़काता है। लाज से वह कुछ कहती नहीं है माँ को, लेकिन जब से उसे आने वाले की आहट मिली है, कमला का मन किसी दूर देश में खो सा गया है। एक ही साथ बहुत से बच्चों के मुखड़े खिलखिला उठते हैं। उसकी आंखों के आगे बच्चे उसके साथ आंख मिचौनी खेल रहे हैं। कौन है वह सभी प्यारे ताजे कमल की तरह खिले हुए? वह किसका हाथ पकड़े? वह एक चंचल बालक को उठाकर गोद में ले लेती है। कितने कोमल हैं उसके हाथ पैर, कैसी मीठी मुस्कुराहट, कितना चंचल मेरा चुलबुला राजा रे। कमला की छाती से दूध भरने लगता है। कमला की माँ तहसीलदार साहब 2 मंजिले की कोठरी से पुकारते हैं, जरा इधर तो आना। कमला की माँ 2 मंजिले पर पैर रखते ही तहसीलदार साहब की बुद्धि, उनके विचार, उसकी बोली बानी सब बदल जाती है। जबड़े की हड्डियाँ खुद ब खुद चलती रहती हैं, मानो कोई चीज़ चबा रहे हों। कमला की माँ, मैं अब फांसी लगाकर मर जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती है। क्या होगा? कुछ सोचती हो? कोई उपाय? दुश्मन को भी ये दिन कभी देखने न पड़े। तुम तो अब दिन रात बेटी के पास रहती हो। मेरा जी अकेले में घबराता है। तुम्हारी नागिन बेटी ने ऐसा डसा है कि तहसीलदार साहब आवेश में आकर खड़े हो जाते हैं। छी कमला के बाबू, कैसी बातें करते हो? चुप रहो तुम दोनों ने मुझे, हट जाओ। कमला के बाबू बैठ जाओ, चिल्लाओ मत, लड़की सुन लेगी। बड़ी लाट साहब की बेटी आई है। कमला के बाबू चुप। बूढ़ी नौकरानी आकर कहती है, चाय पिए ले बजबै छथीन दाय नीचा। चलो। कमला अब भी रोज दोनों वक्त अपने हाथों से चाय बनाकर भेजती है अपने बाप को। कमला कहती है, बाबा 100 प्यालियों के बीच सिर्फ रंग देखकर मेरी बनाई हुई चाय पहचान लेंगे। नीचे के कमरे में बैठकर चाय की प्याली में चुस्की लेते ही तहसीलदार साहब की तनी हुई रंगे ढीली पड़ जाती है, चेहरा स्वाभाविक हो जाता है। सेबिया की रजाई भरवा दो इस बार, नहीं तो बूढ़ी इस जाड़े में गटिया में नहीं उबर सकेगी। तहसीलदार साहब कहते हैं, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए उन्हीं गंजी बीन रही है। किताब खोलकर सामने रख लेती है, दोनों हाथ में सलाई लेकर किताब में देख देख कर जब बीनने लगती है कमला, तो लगता है हाथ नहीं मशीन है। सच कहा बेचारी, मेरे जैसे अभागे के घर में जन्म लेकर बचपन से दुख ही दुख भोगती आ रही है दीदी मेरी। कमला की माँ, तुमको याद है जब सिर्फ 1 साल की थी कमला, उसी समय मैंने कहा था कि मेरी बेटी संतोष की पुतली बनकर आई है। सेबिया हंसती हुई अधूरा स्वेटर ले आती है। यहीं देखो, माँ हाथ से लेकर दिखलाती है अपनी बेटी की कारीगरी देखो। तहसीलदार साहब मुस्कुराते हुए देखते हैं, फिर सेबिया को इशारा करते हुए कहते हैं, यह तो बहुत बड़ा होगा मेरी देह में। मेरे लिए तो इतना छोटा, एक बच्चे के बराबर चाहिए। इतना छोटा? सेबिया गाल पर हाथ रखकर हंसते हुए कहती है, बताहा। माँ कहती है, दे आओ, कहना बहुत बढ़िया है। बहुत पुरानी नौकरानी है सेबिया। कमला की माँ के बचपन की सहेली है, वह साथ साथ खेली है। बचपन में ही बेबा हुई। चुमौना की बात सुनते ही हफ्तों रोती रहती और नदी में डूबने जाती। कमला की माँ के साथ यहाँ आई और अब तक है। गठिया के कारण शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है और एक कान में कम सुनती है। कमला कहती है, सेबिया माई, ये सेबिया माई। बूढ़ी रोज़ चुराकर चूल्हे की लाल मिट्टी के टुकड़े ले आती है। कमला को कितनी सौंधी लगती है चूल्हे की मिट्टी। माँ सेबिया माई पूछती थी, जमाई कब आवेगा? तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े होकर देख रहे हैं। पश्चिम की ओर डूबते हुए सूरज की लाल रोशनी धर्मपुर मिलिक के खेतों पर फैली हुई है। रंग धीरे धीरे बदल रहा है।
लाल धुंधला लाल मटमैला अब अधियारी बढ़ी आ रही है। तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी चार दीवारी भी अब अंधेरे में डूब गई। भाग 15। बालदेव जी घोड़ा गाड़ी वाले से कहते हैं, देखो जी, आज यदि ट्रेन पकड़ा दो तो 8 आना बख्शीश देंगे। देखिए अपने जानते कोशिश तो हम खूब करेंगे। चल बेटा। कदम कदम बढ़ा के घोड़े वाला छोकरा घोड़े को चाबुक लगाते हुए गाता है। झगड़ा शुरू हुआ है सारे हिंदुस्तान में, हिंदू मुसलमान में ना। बालदेव जी को आज मालूम हुआ कि महात्मा जी 2 महीने से लगातार पटना में थे। रोज प्रार्थना सभा में भाषण देते थे महात्मा जी। आजकल दिल्ली में हैं। एक कौन गाड़ी बिगुल दिया जी, अभी सिंगल डाउन भी नहीं हुआ है। देरी है। वाह बहादुर। स्टेशन पर बालदेव जी ने भाड़ा के अलावा 1 अठन्नी बख्शीश में दिया तो घोड़ा गाड़ी वाले छोकरे ने बड़े कायदा से हाथ चमकाते सलाम किया। समलाम अजौर। किसी जवान स्त्री को देखते ही बालदेव जी को झट से लक्ष्मी की याद आ जाती है। मन ही मन सोचते हैं, यदि थोड़ी देर गांगुली जी के यहाँ और हो जाती तो आज शर्मा जी आने नहीं देते। चलते चलते शर्मा जी ने आखिर दिल लगी कर ही दिया। अच्छा तो बालदेव जाओ, हम बेवकूफ़ हैं जो तुमको रोकेंगे। तुमको यहाँ रोक ले और उधर तुम्हारी कोठारिन किसी से सत्संग करने लगे तो हुआ। हा 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 हा, माफ़ करना। अच्छा तो जय हिंद। जय हिंद बालदेव जी। कौन खलासी जी, कहिए क्या हाल है? हम तो अभी आ रहे हैं मेरीगंज से। जाइए रौतहट स्टेशन में आपकी बैलगाड़ी लगी हुई है। गए थे रोकसती कराने के लिए, आज 10 दिन के बाद लौटे हैं। हमारे जलाना को गरम हवा लग गया है, झाड़ फूंक कर साथ लेते आए हैं। आहा, आज 10 बजे हम आपके आश्रम के तरफ गए थे एक जड़ी खोजने के लिए। आश्रम देखकर मन होता था कि यहाँ से कहीं नहीं जाए। आप तो थे नहीं, कोठारिन जी थी। साहेब बनगी किया, सुपारी कसैली खाया। एक नवतुरिया साधु जी इतना बढ़िया गा कर बीजक पढ़ रहे थे कि जी होता था बैठे रहें। अच्छा तो जय हिंद। नवतुरिया साधु काशी जी का बिंदिया रथी जी है। महंत सेवादास के समय से ही मठ पर आता है। साल 2 साल के बाद महंत साहब जाने के समय धोती चादर किताब की दाम और राह खर्चा देते थे। मोती के जैसा अक्षर लिखता है। लक्ष्मी ने जो बीजक दिया था बालदेव जी को, उसी विद्यार्थी जी का लिखा हुआ था। इस बार आए हैं तो कहते हैं कि मठ पर जी नहीं लगता है, लेकिन लक्ष्मी तो अब मठ की कोठारिन नहीं, वह भले घर की स्त्री है। जब मैं घर में नहीं था तो वह क्यों गया? आखिर लोग क्या सोचते होंगे? नहीं, यह अच्छी बात नहीं। लक्ष्मी को समझा देना होगा। बालदेव जी की मौसी रोज़ सुबह ही उसके आश्रम के सामने आकर बैठ जाती है और गिन गिन कर गालियाँ सुना जाती है। अरे झुकवा रे, यही दिन के लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया था रे, मुड़ी कर टोना रे। लक्ष्मीनिया ने तो तुमको मोखा की माटी खिलाकर बस कर लिया है, भेड़ा बनाकर रख लिया है रे। बेलज्जा, मोटकी घुमसी की सूरत पर कैसे भूल गया रे। और लक्ष्मी अभी शेर भर चावल, पाव भर दाल अथवा गेहूं आलू वगैरह लेकर उसे विदा करती है। एक पहर सांझ हो गई है, सर्दी काफ़ी पड़ने लगी है। अब बालदेव जी चादर में हाथ को ढक लेते हैं, लेकिन कान तो गर्म है। विद्यार्थी जी, अरे हाँ, ठहर साला, आदमी देखकर भी भड़कता है। गाड़ीवान ने बैलों को रोकते हुए पुकारा, गोसाई जी उठिए, आ गए हैं घर। बालदेव जी जगे ही हुए हैं। उठते ही दूर पेड़ की छाया में किसी को जाते देखते हैं।
ओ विद्यार्थी जी अभी जा रहे हैं, इसलिए बैल भड़के थे। साहेब बंदगी। लक्ष्मी पैर छूकर साहेब बंदगी करती है। बालदेव जी मिनमिनाकर कुछ कहते हैं और सीधे अपनी आसनी पर चले जाते हैं। मेरा कंबल कौन ओढ़ा था? बालदेव जी बिछावन पर पड़े हुए कंबल को नाक सिकोड़ कर देखते हुए पूछते हैं। मेरा कंबल क्यों ओढ़ा था? वह कौन? और कौन? मालूम होता है सपना देखती हो। बालदेव जी का माथा गर्म है। रामफल तुम लोग खा लो, हमको भूख नहीं, हम नहीं खाएंगे। बालदेव जी जोर जोर से कंबल झाड़ते हुए कहते हैं। दुनिया भर का आदमी आकर आसन पर सोएगा। लक्ष्मी कई दिनों से देखती है। बालदेव जी बात बात पर बिगड़ जाते हैं। वह आकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। आसन झाड़ा हुआ है। विद्यार्थी जी तो ओसारे पर बैठे थे। क्यों ओसारे पर क्यों थे? घर में क्यों नहीं बैठते हैं? विद्यार्थी सुने घर में जैसा घर वैसा ओसारा। बालदेव जी के ओठ फड़क उठते हैं। विद्यार्थी जी आते हैं सत्संग करने के लिए। हाँ खूब समझते हैं सत्संग। सत्संग। बालदेव जी घृणा से मुंह सिकोड़ लेते हैं। न जाने क्यों आज सत्संग सुनते ही उनके देह में फर्क सी लगती है। छाटन बाबू ने कहा था सत्संग कर रहे हैं। बोरिक शर्मा ने आखिर कह ही दिया कोठारिन किसी के साथ सत्संग ही करना है तो उसकी आसनी यहीं लगा दो। दिन रात खूब सत्संग करती रहना। बालदेव जी ओठ को टेढ़ा करके एक अजीब मुद्रा बनाकर हाथ चमकाकर कहते हैं सत्संग। गुसाई साहब लक्ष्मी के भी नथने फड़क उठते हैं। ऐसा क्यों बकते हैं? तुम हमको तिरिकबाजी दिखाती हो। हम सब समझते हैं। क्या समझते हैं? बाहें क्यों मड़ोड़ती है लक्ष्मी? मारपीट करेगी क्या? गुस्सा से थर थर काँपती है। बोलिए क्या समझते हैं? रंडी समझ लिया है क्या? ठीक ही कहा है। जानवर की मूड़ी को पोसने से गले की फांसी छुड़ाता है मगर आदमी की मुंडी। हम तुम्हारे पालतू कुत्ता नहीं। हम कभी चंदन पट्टी चले जाएंगे अभी। बालदेव जी उठकर खड़े होते हैं। गुस्सा मत होइए गोसाई साहब। अरोध पाप को भूल जाते जाते देह में अकलंक लगाकर मत जाइए। बालदेव जी कुछ सोचकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी की देह से गंध निकलती है। चुपचाप लक्ष्मी की ओर देखते हैं। वह लक्ष्मी चुपचाप किवाड़ के सहारे खड़ी आंसू पोंछते हुए सिसकती है। मेरी तकदीर ही खराब है। लक्ष्मी रो रही है। बालदेव जी का गुस्सा धीरे धीरे उतर जाता है। वह उठते हैं। लक्ष्मी के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं रो मत। तुम पर भला संदेह करेंगे, रो मत। लेकिन तुमको अब खुद समझना चाहिए कि तुम अब मठ की कोठारी नहीं मेरी स्त्री हो। लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी बालदेव जी के पांव पर गिर पड़ती है। क्षमा प्रभु, दासी का अपराध। छी छी लक्ष्मी उठो, चलो भूख लगी है। भाग 16। डॉक्टर नज़रबंद है। जेल अस्पताल के एक सेल में उसे रखा गया है। हर सप्ताह कोई न कोई ऑफिसर आकर उसे घंटों परेशान करता है। तरह तरह के प्रश्न पूछता है। चलित्र कर्मकार के दल से डॉक्टर का कोई संबंध प्रमाणित करने के लिए पुलिस जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। आप जानते हैं चलित्र कर्मकार किस पार्टी का मेंबर है? जी नहीं, मैंने चलित्र कर्मकार का नाम भी नहीं सुना। नहीं सुना? जिले भर के बच्चे तक जानते हैं। चलित्र को कौन नहीं जानता। बिहार सरकार की ओर से 15,000 इनाम का ऐलान किया गया है। हर स्टेशन के मुसाफिर खाने में उसकी बड़ी सी तस्वीर लटका दी गई है। पुलिस, सीआईडी और मिलिट्री का एक स्पेशल जत्था उसे गिरफ्तार करने के लिए साल भर से जिले के कोने कोने में घूम रहा है। नए एसपी साहब ने प्रतिज्ञा की है या तो चलित्र को गिरफ्तार करेंगे अथवा नौकरी छोड़ देंगे। घर घर में चलित्र की कहानी होती है। नेताजी के सिंगापुर में आने के समय गांव घर घाट बाट नाच तमाशा में लोग जैसी चर्चा करते थे वैसी ही चर्चा चलित्र की भी होती है। कटहा के बड़े दरोगा से थाने पर जाकर भेंट करके
बातचीत करके, पान खाकर और नमस्ते करके जब उठा तो हंसकर कहा, हम ही चलित्र कर्मकार हैं। दरोगा साहब को दांती लग गई। कलेक्टर साहब दार्जिलिंग रोड से कहीं जा रहे थे। टंगरा घाट की नाव बह गई थी। कलेक्टर साहब लौटे आ रहे थे कि एक आदमी ने आकर सलाम किया और कहा कि चलिए उस पार पहुंचा देते हैं। कलेक्टर साहब मोटर में बैठे ही रहे। उस आदमी ने मोटर सहित कलेक्टर साहब को नदी तैर कर पार कर दिया। सिर्फ मोटर का एक पहिया एक हाथ में पकड़े रहा। उस पार जाकर कलेक्टर साहब ने खुश होकर इनाम देने के लिए नाम पूछा तो बताया चलित्र कर्मकार। कलेक्टर साहब के हाथ से कलम छूटकर गिर गई। रोते हुए बच्चों को रात में माँ डराती है, अरे चलित्र घोड़ा चढ़ी, और डॉक्टर कहता है कि उसके चलित्र का नाम भी नहीं सुना। कैसे विश्वास किया जाए। विराटनगर के बड़े हाकिम ने लिखा है, डॉक्टर नेपाल की प्रजा नहीं, बंगाल वालों का जवाब आया है। बंगाल से उसका कोई संबंध नहीं तो आखिर कहाँ का आदमी है। पुरानी फाइलों को उलटने के से बातें और भी उलझ जाती है। अजब झंझट है। उधर विधानसभा में सवाल पूछा गया है, डॉक्टर को क्यों नज़रबंद किया गया है। बड़ी मुश्किल है। एसपी साहब बहुत कड़े आदमी हैं। कटहा के छोटे दरोगा को गलिया कर ठीक कर दिया है। जेल में दाखिल होने के बाद डॉक्टर को लगा उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जेल अस्पताल का यह सेल ऑफिसरों का आना जाना और पूछताछ 15-20 दिनों के बाद ही बंद हो गई। गांधी जी पटना की प्रार्थना सभा में रोज़ प्रवचन देते हैं। दैनिक पत्रों के ये पृष्ठ कभी पुराने नहीं होंगे। इन प्रवचनों पर बहस नहीं की जा सकती है। किसी सेल में बैठकर उसका अध्ययन किया जा सकता है। अभी कल कुछ संप्रदायवादियों के एक बड़े जलमे का उद्घाटन किया है। प्रांत के एक बूढ़े जगजाहिर नेता ने। मालूम होता है चालबाजी बहुत दूर तक चली गई है। महात्मा जी से भी काली टोपी स्वयं सेवक दल के लिए प्रशंसा के शब्द वसूलना हंसी खेल की बात नहीं। मन में किसी ने कहा था उन्हें खोना धोखा दिया गया है, और तीसरे ही दिन बात स्पष्ट हो गई। गांधी जी ने बयान में कहा, इस संस्था के संचालकों ने मेरे पास अपनी संस्था का उद्देश्य छिपाया। इसका मतलब हुआ उसकी आत्मा कहती है कि वे असत्य मार्ग पर हैं। फिर कोई सही दिमाग वाला आदमी उन्हें कैसे कहेगा कि वे सही रास्ते पर हैं। मेरी गंज की यादें आती है। कमला की बड़ी चिंता थी, मगर सुना है वह ठीक है। कमला की याद आते ही जेल में सारी कुरूपताएं सामने आकर खड़ी हो जाती है। कालीचरण, वासुदेव वगैरह डकैती केस में फंसकर आए हैं। वासुदेव सुंदर और सोमा की बात नहीं जानता, लेकिन कालीचरण विश्वास नहीं होता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की अब 5 उंगलियां घी में होंगी, लेकिन यह अन्याय कितने दिनों तक चलेगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के एक दिन हंसकर कहा था, जिस दिन धनी जमींदार, सेठ और मिल वालों को लोग राह चलते डोरी को पागल समझने लगेंगे, उसी दिन असल सुराज हो जाएगा। आप कहते हैं कि ऐसा ज़माना आएगा। जब ज़माना आवेगा तो हमारी संपत्ति छीनी जाएगी ही, और अभी संपत्ति बटोरने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं, तो फिर बैठा क्यों रहूं। तहसीलदार साहब भी अजीब आदमी है, लेकिन वह जेल से छूटकर मेरी गंज ही जाएगा। और कहाँ जाएगा वह। नेपाल के लोगों ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। नहीं, राजनीति में वह नहीं जाएगा। वह राजनीति के काबिल नहीं। एक बार ममता ने बातें करते हुए राजनीति की तुलना डाइन से की थी। डाइन मौसी को लोगों ने मार ही डाला। मौसी गणेश, कमला लाख चेष्टा करने पर भी उसकी सूरत आँखों के आगे आ ही जाती है। डॉक्टर साहब, असिस्टेंट जेलर साहब आए हैं। ब्रह्म समाज मंदिर के सेक्रेटरी आए हैं। आपका भांजा बीमार है, आपसे उसके इलाज के बारे में कुछ
सलाह लेने आए हैं। जेलर साहब आपको बुला रहे हैं। ओ चलिए। भाग 17। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। वासुदेव, सुंदर, जगदेवा, सोमा और सोनमा सब एक ही केस में नत्थी है। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्री इजलास में हाजिरी हुई है। 1 गाड़ी मिलिट्री आगे और 1 गाड़ी पीछे। सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया था। उस दिन कालीचरण की निगाह पुलिस की लॉरी से जितनी दूर जा सकती थी जेल की 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हाजत में पेशाब की गंध इतनी तेज क्यों होती है? कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी। उसने आंखें भी मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से उसकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी। सेक्रेटरी साहब, कृष्णकांत मिश्र जी, कालीचरण ने चिल्लाकर कहा। जय हिंद कॉमरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरफ फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी ने अचानक काट लिया। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी किए आगे बढ़ते गए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया। का हो ससुरे, बिना हंटर के बात ना मनबे? उधर सेक्रेटरी साहब कांटे वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बचे। एक मुँहा होकर जो चलेगा वह कांटे में तो जरूर फंसेगा। 30 पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांटा। सुनरा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर? चोर डकैतों से सभी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वासुदेव, सुनरा, सोमा, सनीचरा वगैरह आखिर डकैत ही तो हैं, और सेक्रेटरी साहब उसे भी डकैत समझ रहे हैं। कोई उपाय नहीं। लेकिन आज मास का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह में 1 शाम कैदियों का मांस मिलता है। शाम को वैष्णव और साकट को खिलाते खिलाते काफ़ी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के बॉर्डर साहब मांस जुगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए। कालीचरण ने फैसला कर लिया है। यदि मौका मिला तो वह ज़रूर कोशिश करेगा। हाँ, वह भागेगा और कोई उपाय नहीं। उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सज़ा सिर्फ 6 महीना है। डंडा, बेड़ी और लाल टोपी पहननी पड़ेगी। लोग कहेंगे लल टोपिया, और क्या लाल रंग खराब तो नहीं? सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर वह बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सूली जो भी मिले वह खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वह जी कर ही क्या करेगा? वासुदेव, सुनरा और सनीचरा तो चोर डकैतों के साथ इस तरह हिल मिल गए हैं कि उन्हें देखकर लाज आती है कालीचरण को। वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर नटखट नामी चिल्ली आदमी है। यह डॉक्टर फारबिसगंज की तरफ का है। डकैती केस में आया है। अचरज की बात है, उस डॉक्टर को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि उसने आदमी को मारने के सिवा कभी जिलाने का भी काम किया है। चेहरा ठीक कसाई की तरह है। वासुदेव का उसके साथ भी खूब हेलमेल देखते हैं। रात में जुआ भी खेलता है। वासुदेव कालीचरण से नहीं बोलता है। वह दूसरे खटाल में रहता है। उस दिन दाल कमान में थोड़ी देर के लिए भेंट हुई। कालीचरण ने सिर्फ इतना ही पूछा, वासुदेव तुमको यही करना था? वासुदेव के साथ एक कलकतिया पाकिट मार था। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। जाते समय वासुदेव ने कहा, जिस समय 700 रुपया का पुलिंदा बांध कर सेक्रेटरी साहब को देने गए थे, उस दिन क्यों नहीं पूछा था कि 4 दिन के भीतर यहाँ से इतना रुपया वसूल हुआ? उसी शाम को पानी टंकी के पास डॉक्टर नटखट ने उसको रोककर कहा था, कालीचरण कोई रास्ता नहीं, तुम यदि चाहो तो तुम्हारा जमानतदार भी होगा और मुकदमा में बेदाग छूट भी जाएगा। सोच कर देखना, पार्टी बाटी कोई काम नहीं देगी। थू जेल में आकर काली को खैनी की आदत लग गई है। डॉक्टर साहब
साहब, अपने गांव के डॉक्टर ने जमादार से उस दिन जेल गेट पर हंसकर कहा था, सिपाही जी, कालीचरण का जरा ख्याल रखिएगा। देवता है डॉक्टर साहब, जरूर देवता है। सिर्फ खैनी ही नहीं, कभी कभी बीड़ी भी जमादार साहब दे देते हैं। थू थू, थूक है ऐसे पैसे पर। डॉक्टर नटखट प्रसाद की बात वह नहीं मानेगा। सोमा ने भी एक बार दबी जबान कहने की कोशिश की थी, उस्ताद। चुप उस्ताद का बच्चा, कालीचरण ने डांट बता दी थी। उस्ताद, जेल से बाहर फिरारी हालत में चलित्र कर्मकार से उसकी भेंट हुई थी। कौन कहता है कि वह बड़ा भारी कलेजा वाला आदमी है। कुसियारंगा स्टेशन के पास बड़का धत्ता के बीच दो गछिया की छाया में भेंट हुई थी। कालीचरण को देखते ही वह अपने साथियों के साथ हाल हथियार लेकर खड़ा हो गया था। हैंड्स अप दरोगा साहेब, जिस तरह चिल्लाए थे उसी तरह चिल्ला उठा था चलित्र। कालीचरण की हंसी आ गई थी। उसके मुंह से अनजाने ही निकल पड़ा था, अरे हम हैं उस्ताद, खाली हाथ पार्टी वाला कालीचरण। चलित्र ने एक बार कहा था, इस खाली हाथ वाली पार्टी में रहकर सब दिन खाली हाथ ही रहोगे। पीछे तो बहुत बहस किया, आखिर में चलित्र ने कहा था, तुमने हमको उस्ताद कहा है, गाढ़े बीपल में कभी ज़रूरत पढ़ने पर याद करना। कालीचरण ने हंसकर कहा था, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। दोबारा उस्ताद कहते कहते वह रुक गया था। आज भी चलित्र की वह बात कान में गूंज रही है, देखना है तुम्हारी उस्तादी। लेकिन आज वासुदेव और सोमा की मदद लेनी ही होगी। एक बार मिल तो जाए, वह पटिया लेगा। गोटी बैठ गई। सोमा और वासुदेव को कालीचरण ने पटिया लिया और अस्पताल के पिछवाड़े में, ठीक है, अस्पताल के पिछवाड़े में दीवार की छाया में वासुदेव और सोमा ही हैं, ठीक है। दोनों ने कंधे की ओर इशारा किया, सब ठीक, हत्तेरे की। कालीचरण गिर पड़ा। तब वासुदेव और सोमा कंधा में कंधा भिड़ाकर खड़े हुए, ठीक है, जरा सा और बस 4 अंगुल। वासुदेव और सोमा के कंधों पर कालीचरण जरा उचकता है, दोनों के कंधों का भार जरा हल्का मालूम होता है। ये ठीक है, भागो। भागा भागा। टू टू, जेल अस्पताल के पिछवाड़े से सिपाही सीटी फूंकता है। टूटू टूटू, बहुत सी सीटियों को मिली हुई आवाज़। ठन ठन, ढनांग ढनांग, जेट फाटक का बड़ा घंटा घनघना उठा। कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। सीटी और घंटे की आवाज़ ने उसे सजीव कर दिया। नहीं, ज़्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ कमर में मोच आ गई है। ढनांग ढनांग, जेल का घंटा घनघना रहा है। वह भागता है। फड़, एक साथ कई बंदूकें गरज उठी। अंधेरे में कुछ सूझता भी तो नहीं। एक घड़ी रात भी नहीं हुई है। ओस से धरती पच पच करती है, पैर फिसल जाते हैं। भर, सामने दार्जिलिंग रोड पर 5-7 मिलिट्री लॉरियां दौड़ रही हैं। कालीचरण पाचू बाबू वकील के घर के पिछवाड़े की एक झाड़ी में छिपकर हाँफता है। सड़क कैसे टपा जाए, किधर से जाना ठीक होगा। दाहिने ओर भी लोग हल्ला करने लगे हैं। पास की गली होकर घुड़सवार लोग जा रहे हैं। कालीचरण तय करता है, सामने बांसवाड़ी पार करके मोबरली साहब की पुरानी कोठी की बगल में जाना ही अच्छा होगा। अब देर नहीं करनी चाहिए। मोबरली साहब की कोठी के पास कालीचरण को ऐसा लगा कि पीछे से कोई टार्च मार रहा है। हाँ, यह तो टार्च की ही रोशनी है। वह जंगल में घुस जाता है। बस थोड़ी देर यहाँ सुस्ता कर टार्च वाले को देखकर फिर एक दुल्की, एक चूम। खैनी दिन में ही उसने चुना कर कपड़े के खूंट में बांध ली थी। बहुत मौके पर अभी उस पर हाथ पड़ गया। खैनी खाकर वह झड़बेरी की झाड़ी से निकलकर साफ मैदान की ओर आता है। कहाँ है टार्च की रोशनी बाप, एकदम पास ही। कालीचरण भागता है। टार्च की तेज रोशनी उसका पीछा कर रही है और
फर जंगल की निस्तब्धता को भंग करके राइफल की आवाज़ गूंज उठती है। फर जंगल, झाड़, काट, फूस और अड्डा खाई की टापता हुआ कालीचरण भाग रहा है। जंगल की लत्ती पैर छांद लेती है मगर वह झाड़ देता है। जांघ में लगता है खोंच लग गई है। पार्टी ऑफिस के पिछवाड़े में जो घना जंगल है वहाँ पहुंचकर उसे लगा वह निरापद है। अरे यह तो खोंच नहीं, अरे बाप, इतना खून! आधा बित्ता मांस उधेड़ दिया है, खलरा लटक गया है। ओ, गोली लगी है शायद, खून बंद नहीं हो रहा है। ओ को कालीचरण ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली जी किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। जीभ की नोक पर बोली, घड़ी ही नहीं, ये कौन? कालीचरण! सेक्रेटरी साहब भी फड़फड़ाकर कमरे से बाहर आते हैं। ओ कालीचरण, तुम हो? इसलिए शहर में इतना हल्ला हो रहा है? जेल से भाग आए हो? जी, लगता है जांघ में गोली लग गई है। तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए, डकैत, बदमाश। सेक्रेटरी साहब, इसलिए तो आपके पास आए हैं। सुन लीजिए, माँ कसम, गुरु कसम, देवता क्रिया, जिस रात उस रात को हम नहीं यहीं जिला पार्टी ऑफिस में थे। राजबल्ला जी, आपको बछो लग गया है, किवाड़ बंद कीजिए, हटाइए इसे। बाबू मेहरबानी करो, चले जाओ, नहीं तो हल्ला काहे करते हैं? अंदर आ जाइए। राजबल्ला जी मौन भंग करते हैं। कालीचरण पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। मोबरली साहब की कोठी की ओर धड़ाधड़ फायर हो रही है। फर साथी राजबल्ली जी, सेक्रेटरी साहब को समझा दीजिएगा, मेरा कोई कसूर नहीं। कालीचरण हिलता है। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद अब तो चला भी नहीं जा रहा है। वह दोनों पाँवों को बारी बारी झाड़ता है। सामने कच्चू के पत्तों पर कुछ फरफरा कर गिरा। वह धीरे धीरे फिर बंगले के जंगल में चला जाता है। अब वह पुरानी धोती के एक खट को चीरकर घाव को बांधते हुए सोचता है, अब चरित्र कर्मकार ने कहा था, गाढ़े विपद में खबर करना याद करना। चरित्र कर्मकार। भाग 18। भाग भाग, मलेटरी। अरे बाप, लाल पगड़ी वाला पुलिस नहीं है, एकदम गोरखा मलेटरी। सुनते हैं गोरा मलेटरी से भी ज़्यादा चास वाला होता है। गोरखा मारने लगेगा तो मारते मारते जान से ही मार देगा। हसलगंज हाट पर कटिहार वाले बापू साहेब की कचहरी पर सुबह से ही आकर है 2 मोटर गाड़ी ठसम ठस। मुहर्री लजी बोले कि गांव में रौन देने आया है, रात में कौन देगा? गोरखा मलेटरी, अरे क्या बात है, कौन झूठमूठ खबर लाया? झूठ नहीं, ततमा टोली का बबुअन अभी दौड़ता हाँफता आया है। उसका ईशान धर्म और माय का क्रिया खिलाकर पूछिए तो। ए सुनो, मोटर गाड़ी की आवाज़ हुई ना? हाँ, पछियारी टोला के पास आ रही है मोटर गाड़ी। भागो, एकदम लाल अड़हुल रंग की मोटर गाड़ी आ रही है। भागो किधर? मोटर गाड़ी तो आ गई। भर केक केक भर। मिलिट्री लारी लीक छोड़कर बेली हो ही अड्डा खाई आल गोड़ा टपते तहसीलदार साहब के दरवाजे की ओर जाती है। कौन? सुमरीत दास बेटा? मिस चुप। सुमरीत दास फिसफिसाकर कहता है, कलिया जेल से भाग गया है, इसलिए मिलिट्री आया है। खबरदार, सोशलिस्ट पार्टी का नाम भी नहीं लेना। पूछे तो कहना हम लोग कांग्रेस में हैं। कालीचरण से कोई रिश्ता मत बताना, समझे? लाल झंडा जिसके घर से निकलेगा तुरंत गिरफ्त हो जाएगा। सुमरीत दास बेतार की देह में इस बुढ़ारी में भी कितना तेज है। पुराना पानी पिया हुआ बुढ़ा है। कलिया तो अपने साथ अपने गरगरामत पर पड़ोसिया और गांव समाज सबको ले डूबना चाहता है। क्या है लाल सालू? खबरदार, झंडा और सालू में क्या फ़र्क है? फारम
परत्ता सब जलाओ, सब फंसेगा। खबरदार कलिया घसकंतो बाच हो गया है। सोशलिस्ट पार्टी और कालीचरण का नाम हरगिज नहीं। लक्षण लगता है समूचे गांव को कुरूप करेगा। ये कौन? कालीचरण की अंधी माँ हुक्का पानी बंद कर पूछती है, कौन भाग गया? सरस्वतिया परमेश्वरी तराबत्ती। अरे कौन भाग गया बेटी? और कौन? तुम्हारे कुल बोरन बेटा कालीचरण के चलते आज सारा गांव बन्हा रहा है। भाग भाग मिलिट्री। गुरखा सिपाहियों ने कालीचरण के घर को चारों ओर से घेर लिया है। एसपी साहब कालीचरण की बूढ़ी माँ से पूछते हैं, अंधी है या ढंग करती है? सुन बुढ़ी, तेरा बेटा कलिया जेल से भाग आया है। अब रोना गाना छोड़कर सीधे सीधे बता कि वह यहाँ आया है या नहीं। मेरा बेटा? वह डकैत नहीं दरोगा बाबू। दुश्मन लगा हुआ है उसके पीछे हुजूर, जाने सूरज भगवान। ठीक ठीक बताओ, उसके साथ और कौन कौन उसके साथी संगी का नाम बताओ। हजूर, हमारा कुछ न मालूम। अच्छा, सब मालूम हो जाएगा। ले चलो बुढ़िया को। कालीचरण की माँ को जड़या बुखार आ गया। जैसे ही नेपाली सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी, वह जोर जोर से डिकरने लगी। लोहे से दागने के समय बैल गाय वगैरह जैसे डिकरते हैं, उसी तरह। अब्बा! माह की संध्या ठिठुरते हुए गांव को धीरे धीरे अपने आंचल में छिपा रही है। भर्यात पशु की आंखों की तरह किसी घर में डिबरी भूख भुका रही है। घूर के पास आज कौन बैठेगा? सभी अपने अपने घर के कोने में छुपे हुए हैं। सन्नाटा, और इस सन्नाटे को चीरकर कालीचरण की माँ की यह दर्द भरी पुकार गांव के कोने कोने में फैली। यह अरे बाप, मालूम होता है बुढ़िया की किरिच से जवेह कर रहा है। हे भगवान! कालीचरण की माँ की ठिकराहट में कुछ ऐसी बात थी कि एसपी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, छोड़ दो बुढ़िया को। बुढ़िया अचानक ही चुप हो गई। गांव, घर, बगीचा, बाड़ी और अगवारे पिछवाड़े में दम साध कर छिपे लोगों ने समझा बुढ़िया को सचमुच जबेह कर दिया। किसकी बोली है पहले पहचान लो, टट्टी में कान लगाकर सुनो। अगमू चौकीदार है, सुमरी दास भी है। जय भगवान, जय भगवान। ए भगवान भगत, दरवाज़ा खोलो जी। सुमरीत दास खखारते हैं। भगवान भगत, डरने की बात नहीं, सीक्रेट है सीक्रेट। मिलिट्री साहब हैं, पैसा देते हैं। पछियारी घर में संदूक के पीछे भगवान भगत दम साध कर घुस के हुए हैं। आई रे दादा, ई तो हमरे नाम लेके। भगताइन फिसफिसा कर कहती, अरे जान, कौनो बात थोड़ो बा। भगत डांटता है, अरे चुप। आँख के दास जी। भगताइन खखार कर अंदर से पूछती है, का लेब हो? अरे खोलो भगताइन, भगत जी कहाँ हैं? भगताइन टीन की टट्टी खोलते हुए देखती है। बाप रे बाप, ये कौन देश के आदमी बा रे दैबा, हुड़ार जसन मुँह बा। दास जी, अंदर के आके ले जा। बुढ़वा के बुखार बा, हमरो सिर बथता। सुमरीत दास टीन की टट्टी को ठेल कर अंदर जाता है। तुम लोगों को लगता है कि कलेजा है ही नहीं, झूठ नहीं कहा है बनिया का कलेजा धनिया। एसपी साहब अभी तुरंत सबों को बुला रहे हैं। तहसीलदार साहब के दरवाजे पर मीटिंग है, इसमें जो नहीं जाएगा अभी उसको कालीचरण की पार्टी का आदमी समझा जाएगा। जाओ 5 पैकेट असली कैंची मार। सीक्रेट कलिया जेहल से भाग गया। हक के सुमरीत भाई। भगवान भगत कांखते हुए आता है। अरे ये बुखार तो जान लेके छोड़ी, का बात बा? बात का बा? सुमरीत दास हाथ चमका कर कहते हैं, चीनी, पान, सेर, गरम मसाला, 8 आने का 4 पैकेट सिगरेट लेकर अभी तुरंत तहसीलदार साहब बुलाए हैं।
एसपी साहब मीटिंग में बुला रहे हैं सबों को। हाँ, सिपाही जी को 5 पैकेट दिया, इसका भी पैसा लोगे? अरे हमका हुकुम से बाहर बानी, चली हम आवतानी। भगत बात चबाते हुए कान खुजलाता है। गोरखा मलेटरी कहता है, नहीं, हम मुफ्त में नहीं लेगा, काहे लेगा? हम पैसा तीर कर चुरुट लेगा, काहे लेगा? हम बाहर का मिलिट्री नहीं, हम इसी देश का है, मुफ्त में काहे लेगा? तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लोग जमा हो रहे हैं। अगमू चौकीदार और अब्दुल्ला बख्शी सबों को हाँकते आ रहे हैं। डेग बढ़ाओ, घसर फसर काहे करते हो? लगता है धान की दबनी करने के लिए बैलों को हाँक कर लाया जा रहा है। बालदेव जी भी, कृपाल सिंह भी हैं। बहुत दिनों से राम कृपाल सिंह पर पंचायत या सभा मीटिंग में नहीं जाते हैं, एकदम गुमसुम रहते हैं। 50 बीघा धनहर जमीन, एक लाटनी बंदी, एक ही जमा और खजाना सिर्फ 5 रुपए। ऐसी ज़मीन जिसकी बिक जाए तो महाजन के यहाँ सुध रेहन लग जाए तो दिल चकनाचूर होगा नहीं? खिलावन सिंह यादव का कलेजा धक धक कर रहा है। जगह जमीन रुपया पैसा तो पहले ही मुकदमे में सुहा हो गया, अब एक कोरी भैंस है। तहसीलदार की नज़र लगी हुई है। एसपी साहब चाय पीकर खड़े हो जाते हैं। जय भगवान दुआई काली माई। प्यारे भाइयों, मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़े काम में मदद के लिए बुलाया है। आप लोग डरिए नहीं। मैं बदमाशों के लिए महाबदमाश हूँ और सीधे लोगों का सेवक। हाँ, हम तो आप लोगों के नौकर हैं। जय हो, धन्य है। लोगों के देह में अब थोड़ी गर्मी आती है। एसपी साहब कहते हैं, अभी इस जिले में एक बड़ा भारी डकैत उत्पात मचा रहा है। उसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जी नहीं, हम लोग तो कूपमंडू हैं। देखिए, झूठ मत बोलिए, डगरीन से पेट छुपाते हैं। चलित्र कर्मकार इस गांव में कभी नहीं आया है। हाँ, चलित्र नहीं आया है। देखिए ज़रा रोशनी और करीब लाइए, देखिए यहीं है उसका फ़ोटो। हाँ ठीक है, यहीं है। तब देखिए, आप लोग झूठ काहे कहते थे? जानते हैं डकैत से बढ़कर होता है डकैत का भपैत। आप लोगों ने भपैत का काम किया है। नहीं हुजूर, माए बाप मालूम नहीं था। खैर सुन लीजिए, चलित्र कर्मकार को न तो देश से मतलब है, न गांव से और न समाज से। उसका पेशा है डकैती करना, लूटना। वह समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। अभी देखिए, हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एक पर्चा निकाला है, लिखा है कामरेड चलित्र पर से वारंट हटाओ। चलित्र कर्मकार किसानों और मजदूरों का प्यारा नेता है। अब आप ही बताइए कि कोई हत्यारा और डकैत कैसे किसी का प्यारा नेता हो सकता है? खैर, मेरा भी नाम बजरंगी सिंह है। मैंने ऐसे बहुत से हत्यारों को ठीक किया है, फांसी पर लटकवाया है। ऐसा आदमी किसी की भी हत्या कर सकता है। बाबा गांधी जी मारे गए, कमली अंदर हवेली से ही पगला की तरह चिल्लाती है, गांधी जी क्या हुआ? तहसीलदार साहब अंदर हवेली की ओर दौड़ते हैं। सुमरीत दास कहता है, हुजूर, तहसीलदार साहब की बेटी का मगज जरा खराब है, अनर्थ हो गया हुजूर। तहसीलदार साहब दौड़ते हुए आते हैं। गांधी जी मारे गए? कहाँ, कैसे? रेडियो में खबर आई है। कहाँ है रेडियो? अंदर हवेली में। मेहरबानी करके यहाँ आइए। एसपी गिड़गिड़ाते हैं, अरे रे, बालदेव जी को संभालो, बेहोश हो गए। तहसीलदार साहब पोर्टेबल रेडियो सेट ले जाते हैं। हुजूर, इसके कल कांटे का दें, हमको मालूम नहीं, डॉक्टर साहब का है। इधर लाइए। एसपी साहब जल्दी मीटर ठीक करते हैं। खर्र, हम सबके पिता, राष्ट्र के पिता, हत्या कर दी गई। चारों ओर एक एक मनहूस अंधेरा छाया हुआ है। हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, दिल में अंधेरा है। ऐसे मौके पर हम किन लफ्ज़ों में, कैसे, किन शब्दों में आपको ढाढ़स बंधाएं?
गम के बादल के सारा मुल्क गर्क है। एक पागल ने बापू की हत्या कर डाली। जाहिर है पागल के सिवा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अब हमें अपने गम और गुस्से को दबाकर सोचना है। नेहरू जी बोल रहे थे शायद। नेहरू जी, जवाहिरलाल बोल रहे थे। बीच में एक जगह गला एकदम भर गया था, लगा रो रहे हैं। सुनिए अब पटेल साहब, सरदार पटेल बोल रहे हैं। एसपी साहब का चेहरा एकदम काला हो गया है। बेतार के खबर में क्या बोला? गांधी जी का हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अरे कैसे नहीं पकड़ाएगा भाई? हाय रे पापी साला, जरूर जंगली देश का आदमी होगा। हत्यारा मराठा, यह कौन जात है भाई? मराठा? अरे बाभन, कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। जरूर वह साला चंडाल होगा। एसपी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं, भाइयों कहाँ सुना, माफ़ करेंगे, आप लोग जैसा समझ करें, लेकिन देखते हैं ना। अरे जिसने एक गरीब बनिया को बाल बच्चा सहित मार डाला, वहीं हत्यारा गांधी, जवाहर पटेल सबकी हत्या कर सकता है हत्यारा। हम अभी जाते हैं, आप लोग कल शाम को नदी के किनारे जल प्रवाह कीजिएगा और खबर सब तो रेडियो में आती ही रहेगी। तहसीलदार साहब हैं, सबों को सुना देंगे। अच्छा जो चलते हैं, जय हिंद। भर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बालदेव जी की आंखें मूंद कर गाना शुरू करते हैं। आज आखिर धरने वाला भी कोई नहीं, काली वासुदेव सुनरा सनिचरा कोई नहीं। जाड़े से दलक रहे हैं बालदेव जी, जरा यहाँ एक धुनी लगा दी जाती तो अच्छा होता। अरे कोठारीन लक्ष्मी दासीन, लक्ष्मी आई है यहाँ, साथ में है रामफल पहलवान लालटेन लेकर। बालदेव जी आंखें मूंद कर गा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत दे भगवान। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी बल्लभ सीताराम। लक्ष्मी दासीन अगला आखर उठाती है। इस बार भीड़ के आधे लोगों ने साथ दिया। रघुपति राघव राजा राम। बावन ठीक ही कहता था, भारत माता और भी बेजार हो रही है। बालदेव जी का सारा शरीर सुन्न हो गया है। रास्ते में नाचते नाचते गिर पड़ते हैं। सीताराम सीताराम जय रघुनंदन। 31 जनवरी 48 की रात। कमला सोचती है सारा संसार अभी बस एक ही महामानव के लिए रो रहा है। रेडियो पर गीता पाठ हो रहा है। लगता है गीता के एक एक श्लोक की सीढ़ी महात्मा जी को ऊपर उठाए लिए जा रही है, ऊपर ऊपर और ऊपर। अंतवंत इमे देहा नित्युक्ता शरीरा अनाशितो प्रमेश्य तस्माद्यु ध्वस्त भारत। अंधेरे में एक महाप्रकाश, आंखें चौधिया जाती है कमला की। महात्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोती है क्यों माँ? माँ रोती क्यों है? मत रो बेटी, माँ समझाती है। बेटी रो मत। अचानक डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर को कौन ढाढ़स बंधाता होगा? मत रो डॉक्टर, मत रो। कमला रेडियो की आवाज़ को और तेज कर देती है। वसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि ननम छदन्ति शस्त्राणि नय दहति पावकः। भाग 19। जोतकी काका के दरवाजे पर भीड़ लग गई है। ठीक कहते थे जोतकी काका, अभी क्या हुआ है, अभी और बाकी है। अक्षर सब बात फल गई। ऐसे अगर जानी आदमी की बात काटने का नतीजा सारा गांव भोग रहा है। जंगली जड़ी बूटी से ही जोतकी काका टन मना गए हैं, खुद उठ नहीं सकते। बोली साफ नहीं हुई है, खिखिया कर मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं। क्षय छाछ क्षय छा आ अर्थात सर्वनाश। हाँ सर्वनाश होगा। जोतकी काका आज हुक्म हुआ है कि सारा दिन बासी मुँह रहकर शाम को कमला के किनारे जल प्रवाह करना होगा। खिलावन यादव अब जोतकी जी की बात अभी नहीं काट सकता। जोतकी जी ने कहा था 18 साल की उम्र में सकल द्वीप को माता पिता
वियोग लिखा हुआ है। एकदम फल गई बात। सकलदीप 2 महीने तक बिलल्ला की तरह कलकत्ते में भटकता रहा। ससुर पकड़ लाया है, उसका भी प्रायश्चित करना होगा। होटल में बर्तन मांजता था। ज्योतिकी जी इशारे से कहते हैं, नहीं हरगिज नहीं, ऐसा काम मत करो। ज्योतिकी काका ने क्या कहा? गांधी जी काहे मारे गए? क्या कहते थे? अच्छा हुआ। ढेत, उसका मगज अब सही नहीं है। दूसरे पहर को जुलूस निकला। बांस की एक रथी बनाकर सजाई गई है लाल हरे पीले कागजों से। एक और बालदेव जी ने कंधा दिया है, दूसरी ओर सुमरीत दास, जिबेसर मोची और सकलदीप ने। खिलावन यादव नहीं आया है। सकलदीप को बहुत समझाया, गाली दिया, मगर सकलदीप ने तो आकर रथी में कंधा ही लगा दिया। टन टनांग घंट बजता है। तिन्ना तिरकिट तिन्ना धिन्ना धा धा धिन्ना। आरे आज ही बास के खाट रे खटोलना। गांव के भक्तिया लोगों ने समदाउन शुरू किया। समदाउन की पहली कड़ी ने सबके रोए को कल्पा दिया। सबके दिल गम्हड़ उठे और आंखें छलछला आई। आरे काचही बास के खाट रे खटोलना। आखरे मुंज के रहे डोर। हाँ रे मोरी रे रे, हाँ रामा रामा। 4 समाजी मिली डोलिया उठा मोल। लई चलल जमुना के ओर। हाँ रे मोरी ये। अब कोई अपने को नहीं संभाल सकता है। सब फपक फपक कर रो पड़ते हैं। जुलूस आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे सभी जुलूस में आकर मिल जाते हैं। रोते हुए चलते हैं। बूढ़े रोते हैं, बच्चे रोते हैं, जवान रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं। सकलदीप की जवान बहू दहलीज से देखती है। उसके ओठ काँप रहे हैं, रह रह कर ओठ थरथराते हैं और अंत में वह अपने को संभाल नहीं सकती है। वह दौड़ती हुई जुलूस के पीछे। खिलावन सिंह चिल्लाते हैं, कनिया कनिया ए कनिया, हाँ और ए गोड़ तोरा लागो हम भैया रे कहरी वासे। घड़ी भर डोली बिलमाओ माई जे रोए। माँ रो रही है, भारत माता रो रही है। रामदास हाथ में खजड़ी लिए चुपचाप रो रहा है। उसी के पाप से महात्मा जी मारे गए हैं। उसने साधु के अखाड़े की भ्रष्ट किया है। परसों रमपियरिया की गाय गांव में मछली का लालन मांग कर लाई थी। रमपियरिया रात में उठकर चुरा कर खा रही थी। महंत रामदास ने रंगे हाथ पकड़ लिया था बुआरी मछली की कुट्टा। रमजू दास की स्त्री छाती पीट पीट कर रो रही है। ठिकरा चमार की 12 साल की बेटी रो रही है, बाबा हो बापू। कमला रेडियो अगोर कर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू टप टप गिर रहे हैं। माँ आंचल से बेटी के आंसू पोंछती है और खुद रोती है। वे तो नरक्ष धारण कर आए थे, लीला दिखाकर चले गए। रेडियो से आंखों देखा हाल प्रसारित हो रहा है। अब चंदन की चिता तैयार है। बस अब कुछ ही क्षणों में देखिए पंडित नेहरू देवदास गांधी जी से, महात्मा जी के सुपुत्र से कुछ कह रहे हैं। नरमुंड कहीं भी एक तिल रखने की जगह नहीं। कोलाहल की आवाज़ क्रमशः तेज हो रही है। जय जय। अपार जन समुद्र में मानो लहरें आ गई है। सभी एक बार अंतिम बार महामानव की पवित्र चिता को अंतिम बार देखना चाहते हैं। एम्बुलेंस गाड़ियां बेहोश लोगों को ढो रही है और अब पश्चिम आकाश में सूर्य अपनी लाली बिखेर कर अस्त हो रहा है और इधर महामानव की चिता में अग्नि शिखा धरती को सूरज अस्त हो रहा है। क्षिति जल पावक 5 तत्वों का पुतला गीतावाड़ी सुनाई पड़ती है। जन्म बंध विन मुक्ता पदम गच्छत नामयम। माँ 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 माँ। कमला स्पष्ट सुनती है, कोई पुकार रहा है। कौन पुकारता है उसे? माँ। क्या हुआ बेटी? माँ बाहर से दौड़ी आती है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। ओ शांति शांति।
भाग 20। सीताराम सीताराम। ओ बावन दास जी आइए, लक्ष्मी मोड़ा देती है। बालदेव जी कहाँ? आइए साहेब बंदगी। जय हिंद। बालदेव जी आ गए। जय हिंद। बावन दास को देखकर डर लगता है, एकदम सूख कर काटा हो गए हैं। बाल इतना ज़्यादा कैसे पक गया? ओ, आज टोपी नहीं पहने हैं इसलिए आवाज़ भी बदल गई है। बालदेव जी कहते हैं, आप तो अब यहाँ रहते ही नहीं हैं। उस दिन हम अकेले जिस समय से रेडियो में सुने, उसी समय से लेकर दूसरे दिन जल प्रवाह तक सब कुछ किए, किसी तरह संभाल लिया। श्राद्ध के दिन तहसीलदार साहब भोज देने वाले हैं। बाभन, राजपूत, यादव और हरिजन सभी एक पतंग में बैठकर खाएंगे। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अकेले हम नहीं बालदेव जी, हम रहेंगे नहीं। हम जरूरी काम से जा रहे हैं। सोचा एक बार आप लोगों से भेंट करते चलें। हम तुरंत अभी चले जाएंगे। अच्छा, उधर का हाल समाचार क्या है, सुनाइए। हाल क्या सुनिएगा, अब सुनाना क्या है। राम किशुन आश्रम में भी हरिजन भोजन होगा। बिलेकी कल मर गया। शिवनाथ बाबू आए हैं पटना से। शशांक जी प्रांतीय सभापति हो गए हैं, वह भी पटना में ही रहेंगे। सब आदमी अब पटना में ही रहेंगे। लोग तो हमेशा वहीं रहते हैं। सूरज मिल गया, अब क्या है। छोटन बाबू का राज है। एक कोरी बेमान बिलेक मार्केटी से साथ सबे हरी में घूमने रहते हैं। हाकिमों के यहाँ दांत छिटवाई फिरते हैं। सब चौपट हो गया। बावन दास कहते कहते रुक जाता है। छोटन बाबू की बात मत पूछिए, अब तो परपराना सहित कांग्रेसी हो गया है। नहीं बालदेव, छोटन बाबू, मैंने छोटे लोगों की बात जाने दो। वह बीमारी ऊपर से आई है, यह पटनिया रोग है। अब तो और घूम धाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, पौध, जादव, हरिजन सब पढ़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जाएंगे। किसका आदमी वो आवे चुना जाए, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज़्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत होगा। परसों बात हो रही थी आश्रम में। छोटन बाबू और अमीन बाबू बतिया रहे थे। गांधी जी का भगम लेकर शशांक जी आएंगे। छोटन बाबू बोले, जिन्ना का कोटा भसन जिला सभापति को ही जाना चाहिए। शशांक जी क्यों ला रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हा 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 हा। बावन दास विचित्र हंसी हंसता है। ऐसी हंसी तो कभी नहीं हंसी। बालदेव जी ने भी नहीं। काहे हंसते काहे हैं दास जी? हा हा हा। अरे वही। अमीन बाबू तुरंत उठकर बैठ गए। बोले, आप ठीक कहते हैं छोटन बाबू। गाड़ी तो चली गई, कटिहार जाने से गाड़ी मिल सकती है। तुरंत मोटर स्टार्ट करके दोनों रवाना हो गए। सभापति मंत्री हो राम, राम मिलावे जोड़ी। हा हा हा। चले दोनों। हा हा हा। भस्म लाने। हा हा। देश को भस्म कर देंगे ये लोग, भस्मासुर। दास जी, मालूम होता है कोई सोशलिस्ट ने आपको। सोशलिस्ट क्या कहेगा सोशलिज्म को? सब पार्टी समान। उस पार्टी में भी जितने बड़े लोग हैं मंत्री बनने के लिए मार कर रहे हैं, सब मेले मंत्री होना चाहिए। बालदेव, देश का काम, गरीबों का काम, चाहे मजदूरों का काम, जो भी करते हैं एक ही लोभ से। उस पार्टी में बस एक जयप्रकाश बाबू हैं। हा 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 हा। उनको भी कोई गोली मार देगा, फिर भस्म लेने के लिए सभापति मंत्री साथ साथ नया चूड़ा और नया गुड़ एक थरिया में ले आती है लक्ष्मी। जरा बाल भोग कर लीजिए, थोड़ा सा है दूध दही तो भोज के लिए
जमाया जा रहा है। बावन दास बगल का झोली का मुंह फैलाते हैं। लक्ष्मी कहती है, यह क्या, जलपान कीजिए। झोली में क्यों लेते हैं? लक्ष्मी की आंखें न जाने क्यों सजल हो जाती है। इतने दिनों के बाद एक वैष्णव आया है और बिना पत्तल जुटाए चला जाएगा। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। नहीं, बाल भोग तो आपको करना ही होगा। लक्ष्मी जिद करती है। दास जी विनती करती हूँ। बालदेव जी देखते हैं बावन दास को कुछ हो गया है। बड़ा अटर पटर बोलते हैं। चेहरा भी एकदम बदल गया है। आंखें लाल है। कपड़ा कितना मैला हो गया है। 1.5 बित्ता कपड़ा कमर में लपेटते हैं, सो भी तार तार हो गया है। हंसते हैं कैसा। वह 16-17 साल से बावन दास के साथ हैं। कभी तो ऐसा हंसते नहीं देखा। अलमुनिया का लोटा और बाटी नहीं छोड़ते हैं कभी। जलपान करके हाथ धोते हुए बावन दास जी कहते हैं, बालदेव जी अब हम चलेंगे। पुअरिया लैन की गाड़ी कोदलिया स्टेशन में जाकर पकड़ेंगे। आपसे एक काम है। बावन दास झोली से लाल रंग का एक बस्ता निकालते हैं। बस्ता खोलकर कागज का छोटा सा पुलिंदा निकालते हैं। बालदेव जी, हम महात्मा जी के संत हैं। गंगुली जी ने एक बार कहा था, ज़रूरत पड़ने पर हमको दीजिएगा। आने के समय याद ही नहीं रहा। आप पुरैनिया कब तक जाइएगा? 4-5 दिन के बाद। तब ठीक है, आप रख लीजिए। गंगुली जी को दे दीजिएगा ज़रूर। परम श्रद्धा भक्ति से सहेजी हुई पवित्र चिट्ठियों को बावन दास एकटक देख रहा है। फिर एक एक कर अलग अलग छांटता है। हवा से एक चिट्ठी उड़कर बिछावन के नीचे चली गई। बावन दास ने चट से उठाकर सर से छुला दिया। उसे एक अक्षर का भी बोझ नहीं, लेकिन वह प्रत्येक चिट्ठी में एक एक शब्द पर निगाह डालता है। लगता है सचमुच पढ़ रहा हो। आखिरी चिट्ठी खत्म कर वह एक लंबी सांस लेता है। बस्ता हाथ में लेकर बावन दास थोड़ी देर तक बेकार ही उसकी डोरी को अंगुलियों में लपेटता और खोलता है। फिर एक लंबी सांस लेकर अचानक ही खड़ा हो जाता है। लीजिए, सीताराम सीताराम। बालदेव जी बस्ता लेकर लक्ष्मी के हाथ में दे देते हैं। पौती पिटारी में रख दीजिए। लक्ष्मी बस्ता लेकर सर से छुलाती है, सिर फिर छाती से लगाती है। वह एकटक बावन दास को देख रही है। इस चिरकुट खद्दड़ की दौलाई से जाड़ा कैसे काटते हैं बावन दास जी? दास जी इस चादर में से जाड़ा कैसे काटते हैं? ठहरिए, एक पुराना कंबल है, ले लीजिए। लक्ष्मी विनती के सुर में ही कहती है, नहीं माई। बावन दास कंधे से झोली को लटकाते हुए कहता है, नहीं माई, कंबल की ज़रूरत नहीं। लक्ष्मी चुप हो जाती है। बावन दास जी को अब कंबल की ज़रूरत नहीं, अब उन्हें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं। लक्ष्मी मानो सब कुछ समझ जाती है। धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की खा औखदी, मन फाटे नहीं ठौर। अच्छा तो अब जय हिंद जय हिंद। बावन दास लुढ़कता हुआ जा रहा है। सोबरन का कटाहा कुत्ता खिटखिटाकर भूखते हुए उस पर टूटता है, लेकिन बावन दास उधर देखता तक नहीं है। कुत्ता भी आश्चर्य से चुप हो जाता है। जरा सा धैत भी नहीं किया। कैसा आदमी है। कुत्ता बावन दास के पीछे पीछे दुम हिलाते मिट्टी सूखते कुछ दूर तक जाता है। बावन दास जी का मन एकदम फट गया है। लक्ष्मी कहती है, बालदेव जी कहते हैं, अरे मन फटेगा क्या, थोड़ा ढंग भी करता है। गंगुली जी चिट्ठी लेकर क्या करेंगे? दूसरे की चिट्ठी भले लोग नहीं पढ़ते हैं, दुख होता है। कोदलिया स्टेशन पर गाड़ी में बैठकर बावन दास को लगता है वह कोई तीर्थ करने जा रहा है। बहुत दिनों से उसके मन में लालसा है एक बार जगन्नाथ जी जाने की। केदारनाथ, बद्रीनाथ वह गया है। उसकी आंखों के आगे जगन्नाथ का पट, छाता और छड़ी लिए तीर्थ से लौटे हुए बावन दास की मूर्ति आ खड़ी होती है। जगन्नाथिया रो भाई, बाबा रो विराजे उड़िया देश में। यह एक यात्री ने कहा, अरे माघ महीना में कौन जगन्नाथ से लौटा है माई? दूसरे ने कहा, जरा जोर से बावन गुसाई जी। बावन दास खिड़की से बाहर की ओर देखता है। खेतों में लोग धान
काट रहे हैं, नदी में मछली मार रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं। बावन ने बहुत सफ़र किया है लाइन से, कलकत्ता कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, बैजवाड़ा, साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि काठियावाड़, फिर बम्बे। रेलवे लाइन के किनारे काम करते हुए लोगों के मुखड़े, विभिन्न प्रदेश के लोगों के मुखड़े उसकी आंखों के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर एक बार नाथ बाबू के यहाँ जाने का विचार था, लेकिन नाथ बाबू कलकत्ता गए हैं। खौखी दीदी और काकी जी भी गई हैं। खौखी दीदी ने एक बार बावन दास की तस्वीर बनाई थी, बोली बस आप जैसे बैठे हैं बैठे रहिए। एक कागज़ पर पेंसिल से तस्वीर बनाने लगी। काकी जी ठीक माए जी की तरह बोलती है। नाथ बाबू रहते तो बावन को आज बहुत भारी मदद मिलती। बहुत कड़े आदमी हैं, गुस्सा में जब होते हैं तो किसी को कुछ नहीं बूझते हैं। कंफ जेल के साहब को जिंदगी भर याद रहेगा। नाथ बाबू का चेहरा लाल हो गया था उस दिन, एकदम लाल टेसू। पिछले साल नाथ बाबू और चौधरी जी बम्बे जा रहे थे, बावन भी साथ में था। मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी में भीड़ देखकर होश गुम, इस छोर से उस छोर तक घूम आए, मगर कहीं घुसने ही नहीं दिया। चौधरी जी हंसते हुए बोले, ये हो गाड़ी छूटत लक्षण लगे हो। नाथ बाबू ने एक डिब्बा के हैंडल को जैसे ही पकड़ा कि अंदर से एक आदमी ने गुस्सा होकर कहा, देखता है नहीं इस पर लिखा हुआ है बंगाल के मेंबर के वास्ते रिजर्व है। नाथ बाबू ने भी गुस्सा कर जवाब दिया था, खूब देखता है। बंगाल में अब आप लोगों के जैसा आदमी फलने लगा है, यह भी देखता है। हम भी AICC का मेंबर है, आप भी उसी का मेंबर है, मगर आदमियत भीतर से किसी ने रसिकता का थी। आदमियत तूले आर को था। नीलबेन काम मोसाय आसुन आपनार तो देखची एके बार त्रिमूर्ति। बात भी कुछ ऐसी ही हो गई कि सभी हंस पड़े। चौधरी जी भी, नाथ बाबू भी और डब्बे के सभी मेंबर। हंसने वाली बात नहीं है। चौधरी जी एकदम लंबा माने। चौधरी जी की लंबाई की बात तो सभी जानते हैं, पूरा ऊंचे कद का आदमी भी उसके कंधे के बराबर होता है। और इधर नाथ बाबू ठेठ नाटे कद के, गोल चेहरा, चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट, वह भी छोटी सी। और तीसरा मूर्ति सेवक बामन दास। विचार कर देखिए हंसने की बात है या नहीं। चौधरी जी ने ऊपर बेंच पर अपना बिस्तर लंबा किया था। नाथ बाबू और बामन दास नीचे। खगड़ा आ गया। सीताराम सीताराम। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर बामन दास एक बार ऊपर आसमान की ओर देखता है। वह शाम तक पहुंच जाएगा। नहीं, नाथ बाबू से नहीं भेंट होगी तो अब किससे भेंट करने जाए वह। कलीमुद्दीपुर की ओर जा रहा है बामन। कलीमुद्दीपुर पाकिस्तान में जाते जाते बच गया है। एक बार हल्ला हुआ कि हिंदुस्तान में रहेगा, दूसरी बार हल्ला हुआ कि पाकिस्तान में। सुनते हैं पाकिस्तान वाले कहते थे कि गांव का नाम इस्लामी है, इसलिए इसको क्या बच्चों जैसी बुद्धि। सीताराम सीताराम। बामन दास जल्दी जल्दी डेग बढ़ाता है। आज जैसे हो शाम तक उसे पहुंचना ही है एक जगह। उस जगह का नाम भी अभी वह अपने मन में नहीं लाएगा। चलते चलते वह कभी कभी रुककर उसासे लेता है। बहुत देर तक रोने पर बच्चे जिस तरह उआसे लेते हैं उसी तरह। बामन की झोली में खजड़ी है। खजड़ी में लगी हुई झुनकी उसकी गति को एक लय में बांध रही है। किन 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 किन। खेतों की मेड़ों पर, मैदान में, सड़कों पर, ऊंची नीची जमीन पर उसके चरण पड़ते हैं। मंजिल करीब है अब। किन 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 और थोड़ी दूर और आधा कोस किन किन। जय महात्मा जी, जय बापू, मामा, धन्य हो प्रभु। एक परीक्षा से तो पार करा दिया प्रभु। बस यहीं इसी साउड़ के नीचे, इसी कच्ची लीक के पास डाल दो डेरा रे मन। नागर नदी के किनारे नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी ही सीमा रेखा है।
एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। इस पार हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। नागर 12 मास बहती है, भूख सूखती नहीं कभी। शायद इसीलिए रामडंडी माड़ा पर आ गया है। माह की ठिठुराती हुई सर्दी पछिया हवा भी चलती है। लगता है आज की रात बद्रीनाथ की तरह यहाँ भी बर्फ गिरेगी। रामडंडी सिर पर आ गया। बावन निराश नहीं होता है। जब तक सूरज नहीं उगेगा वह टलेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है। यदि इस रास्ते में नहीं आई गाड़ी तो वह बहुत दूर किसी गांव की रोशनी को देखता है। दोनों हाथों को मलकर गर्म हो लेता है। हाँ, गाड़ियाँ आवेगी, 50 गाड़ियाँ, कमरे और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियाँ। जिसने खबर दी है उसे उसका नाम वह जाने पर भी नहीं खोलेगा। बावन ने गांधी जी की कसम खाई है, बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कटहा के दुलार चंद कापरा, वहीं जुआ कंपनी वाला जिसकी जुए की दुकान पर नेबीलाल, भोला बाबू और बावन ने फारबिसगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पाकिट काट खेला करता था और मोरंगिया लड़कियों, मोरंगिया दारू गांजा का कारोबार करता था। आज कटहा थाना कांग्रेस की सेक्रेटरी, उसी की गाड़ियां हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और कटहा थाना के दरोगा और यहाँ कलीमुद्दीपुर के नाका वाले हवलदार मिलाकर रकम 8 आना और इधर दुलार चंद कापरा रकम 8 आना। गाड़ियां सदर चालू, सड़क से नहीं जाएगी। पड़ा होकर चोरघाट होकर पार करेगी, फिर उधर के व्यापारी को पार पहुंचा देगा। उधर के हाकिम हुक्कामों को भी इसी तरह हिस्सा लेगा। लाखों रुपया का कारोबार है। वे आ गई। हाँ, गाड़ियाँ कच्ची लीक में पहियों की आवाज़। हाँ, गाड़ी ही है। जय भगवान, जय महात्मा जी, सीताराम सीताराम। बल दो, परीक्षा में पार करो गुरु। बापू बापू मामा। झोली के अंदर कुछ टटोलता है। वह झोली को कंधे से लटका कर खड़ा हो जाता है। नदी किनारे पखेरू बोला, टिटिक किन खजड़ी के धुन की जरा भनकी। भगवान, महात्मा जी, बापू माँ, मुझे बुला लो अपने पास। करूँगा इस दुनिया में रहकर, धर्म नहीं बचेगा। गाड़ियाँ आ गई एकदम करीब। अरे बाप रे, भूत! अगला गाड़ीवान डरा और दबी आवाज में अपने साथी से कहता है, भूत! छिव! बैल भड़कते हैं। कच कचाकर गाड़ियाँ रुक जाती है। सीताराम सीताराम। कलीमुद्दीपुर नाका के सिपाही जी आगे बढ़ जाते हैं। खखार कर कहते हैं, कौन है? बगल की झाड़ी से सामने आकर बावन ने कहा, हाँ, मैं सेवक बावन दास। बावन दास। सिपाही जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस आदमी को हम सन 30 से ही जानता है। चांद टरे सूरज टरे। सिपाही जी की मुरेठा की पुछरी से मुंह छिपाते हैं। बावन दास हंसकर कहता है, मुंह क्यों छिपाते हैं? राम बुझावन सिंह जी, आज खुलकर खेला होना चाहिए, मुंह मत छिपाइए। दास जी, हमारा क्या कसूर, आप तो जानते ही हैं। सिंह जी, बातचीत कुछ नहीं। गाड़ियाँ जाएगी, खगड़ा लौटिएगा। गाड़ी त ना लौटी ना त ठाड़ रही। 2500 रुपये हिस्से में मिल चुके हैं। राम बुझावन सिंह को क्या किया जाए? दास जी ठहरिए, हम तुरंत आते हैं। अच्छी बात, ले आइए। आज जो लोग पर्दे में हैं जाइए। कलीमुद्दीपुर में एक होटल बंगला है। हाकिम हुक्काम लोग बराबर आते रहते हैं। बास फूस का बड़ा सा चौखड़ा है गांव के एकदम बाहर। होटल बंगला में सप्लाई इंस्पेक्टर दुलार चंद्र कापरा और कलीमुद्दीपुर के हवलदार साहब टेबल के चारों ओर बैठकर मुरंगिया माल पी रहे हैं। कलीमुद्दीपुर होटल बंगला के बेरसपतिया बावर्ची के हाथ का मर्ग मुसल्लम जिसने खाया उसी ने जी खोलकर बख्शीश दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गिलास में चुस्की लगाते हुए मुस्कुराते हैं। अरे धत, इस मुर्ग मुसल्लम से गर्मी थोड़ो आएगी हवलदार साहब। अरे कोई 2 टांग वाली मुर्गी, क्या पूछते हैं आज?
महात्मा जी के श्राद्ध की वजह से सभी भोज खाने चली गई है। दुलार चंद्र कापरा कहता है, ऐसा जानता तो कटहा से ही 2 रेफ्यूजिनी को उठा लाते। सब मजा किरकिरा कर दिया। कड़क कड़क कड़क। सप्लाई इंस्पेक्टर चतुरानंद सिंह जी मुर्गी की टांग चबाते हैं। कड़कड़ कड़कड़। बाहर साइकिल की आवाज़ होती है। कौन? सलाम, हम राम बुझावन सिंह। क्या हाल है? सब चौपट। बावन दास, ये बावन दास कहाँ? सभी गुम हो गए। बेरसपतिया बावर्ची इशारे से कहता है, हवलदार साहब को मिल सकती है मुर्गी, मगर रुककर दोनों हाथों की अंगुलियां दिखलाता है। हवलदार साहब कहते हैं, अच्छा अभी ठहरो, तुम बाहर जाओ। क्या हो अब? सभी एक साथ लंबी सांस लेते हैं। अकेला है या? एकदम अकेला। मगर इसका मतलब जानते हैं दुलार चंद जी, कापरा जी? सबकी निगाहें मिलती हैं आपस में। दुलार चंद गिलास में बोतल से शराब ढालकर गटगटा कर पी जाता है। सभी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। मैं पंजाबी हूँ जी, मगर आगे आप लोग जानो, मैं अपना फर्ज अदा करने जाता हूँ। सिट सिट कर पछिया हवा चल रही है। हवलदार साहब साइकिल का पैडल चलाते हुए कहते हैं, कापरा जी, आसपास के गांव वालों का डर जरा भी मत कीजिए। ऐलान किया हुआ है कि सरहद के आसपास रात बेरात जो निकलेगा उसे गोली लग जा सकती है। बावन दास ठीक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है बीच लीक पर। दुलार चंद्र कापरा देखता है, हाँ बावन ही है। कौन? कापरा जी। गाड़ी के पीछे से क्या झांकते हैं? सामने आइए। बावन दास हंसता है। बावन, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी पास होने दो। आइए सामने, पास कराइए गाड़ी। आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं और हम भी। खाता खुला हुआ है, अपना अपना हिसाब किताब लिखवाइए। आज के इस पवित्र दिन को हम कलंक नहीं लगने देंगे। कापरा जानता है इससे माथा पच्ची करना बेकार है। वह हवलदार के कान में कुछ कहता है, फिर पुकारता है, इस रिंगा कहाँ? वह स्प्रिंग खा। कापरा का अपना आदमी है, नाम फर्जी है। एक गाड़ी पर से उतरता है, फिर चुपचाप अगली गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। बावन दास, मान जाओ, हाको जी गाड़ी। स्प्रिंग खां। गाड़ी में जूते हुए दोनों जानवर अचरज से चौंक पड़ते हैं, भड़कते हैं, छीव छीव नाक से आवाज करके आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। कापरा एक बैल की पूंछ पकड़कर ऐंठता है। हड्डी पट से बोली, मगर बैलों ने लीक छोड़ दिया और गाड़ी को बगल की ओर लेकर भागे। दूसरी गाड़ी एक एक बैल को हवलदार और दूसरे को कापरा पूंछ मड़ोड़कर आगे बढ़ाते हैं। गाड़ीवान अवाक होकर हाथ में रास थामे हुए है। यह क्या हो रहा है? गाड़ीवान, बैलगाड़ी पास हो गई, पास हो रही है। बावन दास बीच लीक पर खड़ा है और गाड़ियां ऊपर से आर पार कर रही है। बैल भड़के जरूर, मगर 3-4 गाड़ियां। अब बावन दास ठीक बैल के सामने आकर खड़ा होता है। बैल उसे हुत्था मारकर गिरा देता है। वह लीक पर लुढ़क जाता है, ठीक पहिए के नीचे। मड़ मड़। बापू माँ, गाड़ी पास कर। कटक कट। गाड़ियाँ पास हो रही है, 50 गाड़ियाँ। आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और राम बुझावन सिंह मिलकर बावन की चित्ती चित्ती लाश, लहू के कीचड़ में लथपथ लाश को उठाकर चलते हैं। नागर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा, इधर नहीं, हरगिज नहीं। दुलार चंद्र कापरा बावन की झोली लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। नागर पार करते समय बावन के गले की तुलसी माला नागर की बहती हुई धारा में गिर पड़ती है। सीताराम। 4 बजे भोर को पाकिस्तानी पुलिस ने घाट गश्त लगाने के समय देखा लाश। अरे यह तो उस पार के बौने की है, यहाँ कैसे आई? ओ समझ गए, उठाओ जी, हनीफ और जुम्मन ले चलो उस पार। बावन की ठंडी लाश झोली डंडा के साथ फिर उठी। बावन के 2 आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को सब 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो,
इसकी झोली को उस पार दरख्स्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो, झनक